क्लाइमेट तो एक सबका एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो यूथ खेती में क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या लगता है आपको? तो इनकम की स्टेबिलिटी और वो भी एक रिस्पेक्टेबल इनकम। किसानों को यही नहीं समझ में आ रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और क्या हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, क्या एसओपी होनी चाहिए जो हमें वो फायदे में ला सकती है। किसान का लड़का बात करो, फिर रास्ता एक ही बनता है हमारे को। खेती में से अपना दुनिया बदलो, एक साथ आके काम करो, और वही एक ही रास्ता है। समस्या से न डरता नहीं है। खेती ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 रुपए के ना 1000 रुपए बन जाते हैं 4 महीने में। तो एक बिजनेस माइंड जो होता है ना, अंतरपूर्ण माइंड सेट वैसे होता है। प्याज में देखते हो, टमाटर में देखते हो, मिल्क में आपने कभी देखा है कि 40 रुपए का मिल्क 4 रुपए हो गया? मुझे अच्छी कीमत चाहिए और वो स्टेबल चाहिए। मैच जितना तो आपको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब अच्छा चाहिए। तो खेती में वैसे ही है। 100 क्रॉप मतलब अलग 100 इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर क्या है? तो ये सब बिजनेस। किसी भी हालत में गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है। जो भी करना है वो खुद की पूरी मेहनत से ताकत से करना है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए। तो इसमें से गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए खेती में, कि गवर्नमेंट खेती से ये पॉलिटिक्स ना करे। क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर इशू। तो रोते रहोगे तो होने वाला नहीं कुछ। दुनिया में कुछ भी बदलाव हुआ है वो ये साइंटिफिक अप्रोच से हुआ है। वो सब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, तभी हमारी प्रगति है। और जगह पे आत्महत्या होती है, बहुत कर्जा बढ़ता है। तो ये चित्र जो है, ये पिक्चर बदलने में आपको क्या लगता है कितने साल लग सकते हैं? सिंपत्ति कहाँ से? क्या चाहिए? नहीं चाहिए हमें कोई सिंपत्ति। हमें चाहिए तो हमें दाम चाहिए। खड़ा भी नहीं कर रहे थे बैंक, तो मैंने साहूकार से लोन लिया था 50,000 का। लॉस हुए तो 50,000 का कर्जा मेरा हुआ 75 लाख का। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र नासिक सह्याद्री फार्म पे खड़ा हूँ। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो किसानों ने मिल के खड़ा किया है। तो आज हम ऐसे एक पावरफुल किसान से मिलने वाले हैं जिनका नाम है श्री विलास शिंदे जी। तो चलिए द इंडियन फार्मर शो अनफोल्ड करते हैं जर्नी सह्याद्री फार्म्स की। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे द इंडियन फार्मर शो में। सर, मैं पिछले 10-12 सालों से खेती कर रहा हूँ। 6 सालों से मैं एज अ फार्म इन्फ्लुएंसर काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मैंने खेती में बहुत अप्स डाउन्स देखे। मैं शिमला मिर्च, टोमेटो, अंगूर की खेती कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम आए। लेकिन आपको मैं एक पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं लगभग देश के सारे स्टेट्स में मैं घूम चुका हूँ, और मैंने देखा है कहीं न कहीं यूथ जो हमारी है वो खेती में आने के लिए कहीं न कहीं पीछे हट रही है। उनके अंदर निराशा है। तो यूथ खेती में क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या लगता है आपको? हर एक का क्या एस्पिरेशन है, क्या उनकी ज़िंदगी के बारे में सोच है। कोई भी आदमी है, उसको इनकम जो है, एक स्टेबल इनकम उसको ज़िंदगी में वो एक एक्सपेक्ट करता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। उसके लिए मुझे जो इनकम है वो एक तो अच्छा मिले, और वो स्टेबल मिले, मतलब रेगुलर मिले। और उसी का मतलब कोई भी है, मतलब वो आज का यूथ है या कोई फिर समाज का कोई भी दूसरा कोई भी अंग है, सबका वही सोच है। और फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खेती में आज इनकम स्टेबल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आज देखा जाए तो जिस तरीके के चैलेंजेस है खेती में, एक तो क्लाइमेट तो एक तो है, एक बड़ा एक हमारा सबका एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और उसके साथ फिर बाकी भी जो समस्या है खेती में, जिससे इनकम कोई स्टेबल नहीं है। एक तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने जिस अभी क्रॉप का नाम लिया, टमाटर है या शिमला है या अंगूर है, तो ऐसे फल सब्जी के क्रॉप में स्टेबल इनकम नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरे क्रॉप है जिसमें स्टेबल इनकम है, जो हम लोग गेहूँ करते हैं बराबर। या फिर चावल करते हैं, गन्ना करते हैं। उसमें इनकम आपको स्टेबल दिखेगा, लेकिन फिर वो पर्याप्त नहीं है। वो जैसे मतलब जो एक्सपेक्टेड इनकम है ना, कि आज कोई भी है, आप गांव में रह रहे हो, कोई छोटे गांव में रह रहे हो, फिर भी वहाँ का जो है जो खर्चा है, आज एक महीने का खर्चे भी निकालेंगे तो कम से कम 10,000 15,000 का तो खर्चा किसी भी कोई भी छोटा परिवार का तो है ही, 4-5 लोगों का परिवार। तो कम से कम कोई भी क्या एक्सपेक्ट करेगा? आज जो भी है ना, आप गांव छोड़ के आप सिटी में जा रहे हो, या खेती छोड़ के दूसरे कोई इसमें जा रहे हो, कोई दूसरी बिजनेस में जा रहे हो, या फिर कोई नौकरी देख रहे हो आप, तो आप क्या देख रहे हो? तो कम से कम 20,000 25,000 महीना तो मिले। कितने लोग हैं आज बिहार से, यूपी से
या फिर गांव के ऐसे देश के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाकों से वो दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, और कितना मिल रहा होगा, 15-20 हज़ार का कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं। कोई मतलब वो गवर्नमेंट जॉब मिला तो सबको चाहिए, नहीं मिला तो कम से कम वो अपना प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन उतना तो मिले। अभी वो जो इनकम है उतना भी गांव में नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो हम लोग, हमारी खेती क्या है आज, 90% लोग ऐसे जिनके पास कितना 3 एकड़ के आसपास ज़मीन है, बराबर। बहुत सारे लोग हैं कि उससे भी कम है। अभी उतनी ज़मीन है, ज़मीन तो बढ़ने वाली नहीं है, आबादी बढ़ रही है हमारी, ज़मीन नहीं बढ़ने वाली, तो और ज़मीन घटेगी। मतलब हर एक आदमी को जो ज़मीन है वो और नीचे जाएगी, 3 एकड़ से भी और नीचे जाएगी। अरे बाप रे! तो आपको है उसी ज़मीन में से आपको जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो उतना मिलना है, तो फिर ये कैसे हम लोग कैसे इसको सुलझाए, ये हमारी समस्या है। और अभी वो समस्या का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इसलिए लोग उसको छोड़ रहे हैं, इसलिए यूथ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये मेन रीज़न है। तो इनकम की स्टेबिलिटी, और वो भी एक रिस्पेक्टेबल इनकम, मतलब जिसमें एक कोई भी है कि वो इनकम का आप आपका खर्चा निकाल के आप 2 पैसे आपके बच्चों का, आपके घर का, वो एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें ये कर रहे हो। तो शहर में कोई भी आदमी है जो नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, उसको जिस तरीके का एक मिल रहा है, एक माहौल मिल रहा है, उसको इनकम की स्टेबिलिटी मिल रही है, वो हमें गांव में खेती में से कैसे हम लोग लाए, उसी में हमारा ये समस्या का उसका सॉल्यूशन है। तो खेती को फिर एज़ अ बिज़नेस कैसे देखना चाहिए? क्योंकि कोई भी लड़का है, यूथ है, मेल है, फीमेल है, वो सोचते हैं या तो हम आईटी में जाके जॉब करें या तो कोई भी हम बिज़नेस करें। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि खेती भी एक बिज़नेस है। बराबर। अभी एक तो 2 चीज़ें होती है, आदमी को इनकम स्टेबल चाहिए, तो वो पहले तो देखता है कि नौकरी करो, कोई रिस्क नहीं लेना है। किसी के पास नौकरी करो तो गवर्नमेंट में करो या कोई प्राइवेट सेक्टर में करो, लेकिन नौकरी कर रहे हैं तो जा खुद नहीं रिस्क ले रहे, रिस्क लेने वाला दूसरा आदमी जो बिजनेस कर रहा है या गवर्नमेंट चला रहा है वो रिस्क ले रहा है, तो वो स्टेबल इनकम है, लेकिन उसमें आपको ग्रोथ नहीं है। हुँ। बराबर है ना? बराबर। और बिजनेस में क्या होता है कि ग्रोथ हो सकती है, आपको 50,000 में से 5 लाख का भी इनकम मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर रिस्क है। रिस्क तो है। बराबर है ना? तो अभी नौकरी और बिज़नेस, ये 2 चीज़ों में तो इस तरीके का अंतर है। तो नो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका माइंड भी उस तरीके से होता है कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, कि वो कोई ऐसे है ना कि कोई भी प्रश्न है उसको वो ये करना चाहते हैं, उसके साथ लड़ना चाहते हैं, और उसके साथ फिर वो ये सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। तो एक बिज़नेस माइंड जो होता है ना, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वैसे होता है। वो समस्या से ना डरता नहीं है, उसके साथ लड़ने का, उससे कैसे निकाले, हुँ। वो सोच रखता है। बराबर। अभी खेती एक्चुअली सबसे ज़्यादा समस्या वाली बात है, राइट। सबसे समस्या वाली चीज़ है ना। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो हर एक आज चीज़ में अगर आप समस्या ही खेती है। को थोड़ा-सा अलग नज़र से देखोगे, जो भी लोग खेती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि वो ज़मीन है, हमारी पुरखों की ज़मीन है, हमारे गाँव में फिर दूसरा कुछ काम नहीं है, इसलिए फिर वो खेती करनी चाहिए। मतलब ज़मीन ऐसे बंजर रखना, लास्ट ऑप्शन। हाँ, बंजर रखना अच्छा लगता नहीं है। ये कल्चर है ना हमारा, हमारी संस्कृति है राइट। कि ज़मीन ये ऐसे बारिश आई और ज़मीन वैसी पड़ी है, तो ऐसे लगेगा तो कुछ तो गलत हो रहा है। वो कैसे भी कर लेकिन वो ज़मीन हमने उसको बोनी चाहिए, उसमें हमें कुछ तो ये करना चाहिए उगाना फसल। चाहिए। अभी एक्चुअली उसमें फिर लेकिन उसके साथ जो समस्या है, वो वैसे कर रहे हैं हम लोग। वैसे कि नहीं, अभी आ रही है, बारिश आई, खराब हो गई, या अकाल हो गया, खराब हो गया, जो भी कुछ है हम लोग कर रहे हैं। अगर सही तरीके से देखें तो हम लोग बिज़नेस ही कर रहे हैं, और सबसे दिक्कत वाला बिज़नेस कर रहे हैं, सबसे चैलेंजिंग बिज़नेस कर रहे हैं। तो एज़ अ किसान हमें ये अभी सोच रखनी पड़ेगी कि अगर हम लोग खेती कर रहे हैं ना, तो एज़ अ बिज़नेसमैन सोचना चाहिए। आप वैसे कर ही रहे हो, लेकिन सोच जो है ना कि ऐसे आपकी जो पारंपरिक जो सोच है कि अरे ये तो मेरा पुरखों की ज़मीन है, मुझे करनी चाहिए, या फिर अभी कोई जो लोग बात करते हैं कि किसान मतलब अन्नदाता है, और जय जवान जय किसान जैसे बात करते हैं, मतलब हम लोग भावना से बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग खेती कर रहे हैं तो हमने ये किया ना, उसका निर्णय लिया कि मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, अभी मैं उसको बो रहा हूँ, उसमें कुछ फल ले रहा हूँ, फसल ले रहा हूँ, तो ये मेरा निर्णय है। बराबर है ना? किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं की है। नहीं, नहीं, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप एकदम ऐसे, ये आपका निर्णय है, तो उसका फिर उसके साथ जो भी समस्या है उसको सॉल्यूशन एज़ अ बिज़नेसमैन निकालिए। कोई भी बिज़नेस आप करो, खेती छोड़ के दूसरा भी कोई बिज़नेस आप करने जाओगे, तो वहाँ भी समस्या है। हाँ, वो तो है। ऐसे नहीं ना कि मतलब आपने चालू किया, कोई गाँव में अभी कोई, आप शहर में गए और दुकान चालू कर दिया, और दूसरे दिन से एकदम ज़ोर से चालू हुआ। नहीं, दुकान एकदम लो नहीं, ऐसे, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ तो। आपके जैसे और 50 दुकान हो गए, हाँ, हाँ। कॉम्पिटिशन हो गई। सेम, सेम। तो हर एक चीज़ में कहीं भी जाओगे आप, कुछ भी धंधा करोगे, कोई भी बिज़नेस करोगे, तो आपको रिस्क तो है ही है। वो तो है।
तो आप खेती अभी कर रहे हो तो उसमें रिस्क है, ये तो है, सही बात है। और सबसे ज़्यादा रिस्क ये भी सही बात है। ये तो बात है। सबसे ज़्यादा रिस्क इसका मतलब क्या है कि आप सबसे ज़्यादा होशियार बिजनेसमैन होने चाहिए, ये उसका अभी सोच होनी चाहिए। और अगर वैसे देखा जाए तो एज ए बिजनेसमैन देखोगे तो फिर आपको ये भी दिखेगा कि समस्या है खेती में, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है। खेती ऐसा बिजनेस है कि जिसमें 1 रुपए के ना 1000 रुपए बन जाते हैं 4 महीने में, बराबर है ना। जमीन में एक दाना डालोगे तो उसके 1000 दाने बन जाते हैं। ज़रूर। मतलब उतना ये होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, 10 नहीं लाख तो के 10 करोड़ भी बनते हैं टमाटर में, कुछ सालों में हमने देखा। हाँ, मतलब अभी ये जो है ना वैसे देखते भी ना हम लोग बहुत सारे सक्सेसफुल फार्मर भी देखते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो हमें हर गांव में नहीं दिखेंगे नहीं। और रोज नहीं दिखेंगे। आपको कोई तो एग्जांपल जैसे मिलेगा ना कि 1000 में से या 1 लाख में वही न्यूज़ कोई में है। आर्टिकल में आता है। हाँ, तो अभी एक आदमी अगर कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। और वो एक आदमी 1 साल कर सकता है, हर साल भी कर सकता है। मतलब सिर्फ अभी क्यों नहीं होता है वो, तो वो जुए जैसा खेती का यार स्ट्रक्चर पूरा उसका बना स्ट्रक्चर बना, मतलब हमारा बिजनेस, हम लोग बिजनेस नहीं करते, जुआ खेल रहे हैं। खेती में जो कर रहे हैं आज तो जुआ खेल रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना समस्या है। और उसमें सोच ही मेन जो है हमारी सोच जो है वो एज ए बिजनेसमैन नहीं है। हम लोग एज एक तो जुआरी जैसे काम करते हैं, या तो एकदम हम लोग कोई ऐसे सिर्फ भावना से हम लोग बात कर रहे इमोशन से हैं, खेल रहे इमोशन हैं। से खेल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें प्योरली एज अ प्रोफेशनल सोचना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ देखा है, मैं मतलब बहुत राज्यों में घूमा हूँ, हर जगह पे मैं किसानों का अभी मीटअप लेना मैंने स्टार्ट किया है। मीटअप इसलिए ले रहा हूँ कि वहाँ के किसानों का मैं सुन रहा हूँ, फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन किसानों को यही नहीं समझ में आ रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और क्या हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, क्या एसओपी होनी चाहिए जो हमें वो फ़ायदे में ला सकती है खेती को। देखिए, एक तो पहली बात है ना, आप खेती कर रहे हो मतलब किसी के लिए तो कर रहे हो, खेती कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, कुछ तो आप उत्पादन ले रहे हो, बराबर है ना। बराबर। अब गेहूँ चावल से लेके गन्ने से लेके फल सब्जी तक जो भी कुछ ले रहे हो, एक तो पहले तो ये आपका डिसीजन है, बराबर है ना। आपकी खेती में आपने क्या करना है, ये तो आपका डिसीजन है। किसी ने बोला नहीं है कि नहीं, नहीं आपने पंजाब में तो गेहूँ करना है, आपने महाराष्ट्र में जाओगे तो आपने गन्ना करना है, या फिर गुजरात में जाओगे तो आपने कपास करना है, ऐसे किसी ने बोला नहीं है। या उस गाँव में ये करना है वो करना है, ये ना गवर्नमेंट बोलती है ना कोई बोलता है। तो कौन डिसीजन ले रहा है, हम ले रहे हैं। खुद ले। तो हमारा खेती मतलब ये हमारी फैक्ट्री है, तो हमारी फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन करना है ये डिसीजन हम ले रहे हैं, बराबर। बराबर है। अभी इसमें दूसरी जो बात है ना, आप किसके लिए कर रहे हो, बराबर है। बराबर। जो भी उत्पादन कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, घर के लिए, घर पे खाने के लिए कर रहे हो क्या। नहीं, मतलब अभी घर पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, हाँ, बराबर। गेहूँ चावल से लेके फिर शक्कर से लेके फल सब्जी, तो सब चीज़ें आप करते हो क्या? उत्पादन नहीं नहीं, नहीं, करते। नहीं। उसमें से कोई तो एक दो चीज़ करते हो आप, बाकी आप चीज़ करते हो बाजार से आप खरीद। खरीदते हो, और वो आपको घर को खाने के लिए जो लगता है वो लेते हो, बराबर है ना। बराबर। तो मतलब आप सोचते क्या है कि 100 चीज़ें होगी खेती में करने के लिए, लेकिन उसमें से 2-4 चीज़ें मैं करता हूँ जो मुझे रे फ़ायदे वाली चीज़ है, बराबर है ना। बराबर। फ़ायदे वाली मतलब वो मेरा मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है, मैं मेरी ज़मीन है, बराबर है, बराबर। या मेरे मेरे पास कितना पानी उपलब्ध है, पानी की गुणवत्ता क्या है, फिर बाकी दूसरी कोई चीज़ें वो समझ के आप एक सोचते हो कि मेरे लिए खेती में कौन सा फसल अच्छी रहेगी। ये एक बात जो वैसे किसान सोचता है। बराबर। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो किसान ये करता नहीं, सोचता नहीं है, वो है ग्राहक, जो खाने वाला है, बराबर है ना। मतलब खेती में जो भी उत्पादन कर रहा हूँ वो मुझे बेचना है, और बेचने वाला मतलब कोई तो खरीदने वाला है, बराबर है ना। अभी जो खरीदने वाला है उसकी नज़र से मैं मेरी ये जो भी कोई है निर्णय वो लेता हूँ क्या। अभी खरीदी करने वाला जो आदमी है, खाने वाला कोई भी है, मतलब वो आपके गांव में से हो, या आपके पास वाले शहर में से हो, या फिर कोई दुनिया में कई दूसरे देश से हो। अभी वो जो खाने वाला आदमी है उसको तो खाना चाहिए, उसको फल चाहिए, सब्जी चाहिए, उसको अनाज चाहिए, सब चाहिए। लेकिन वो जो सोचता है उसके लिए आप अकेले कोई उत्पादक नहीं हो, बराबर ना। आप ही कोई, आपकी कोई सिर्फ फैक्ट्री नहीं कि वो उसको सप्लाई कर रही है, आपके जैसे हजारों लोग हैं, हजारों क्या लाखों है, करोड़ों किसान है कि जो उत्पादन कर रहे हैं। अभी उसमें से वो जो ग्राहक है वो किसको पसंद दे रहा, बराबर है ना, बराबर। क्योंकि पैसे देने वाला तो वो आदमी है। बराबर। आप जो भी कर रहे हो, आप तो बेचने के लिए कर रहे हो, तो जो खरीदार है उसकी नज़र से आपको सोचना पड़ेगा कि वो खरीदार आपको क्यों पहले ये देगा, मतलब आपको प्रेफरेंस क्यों देगा, बराबर। आपको ज़्यादा कीमत क्यों देगा, या तो मेरा बराबर है ना। अच्छा होना चाहिए। आप बोलोगे कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट 50 रुपये है और मुझे कम से कम 100 रुपये तो मिलने चाहिए, बराबर। उम्मीद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जैसे और अगर 1000 लोग हैं, किसान वैसे कर रहे उत्पादन कर रहे हैं, तो जो ग्राहक है वो 50 का 100 रुपये आपको क्यों देगा। बराबर है। जो हो सकता है कि सस्ता मिलेगा वहाँ 50 का उसको वो 20 भी नहीं देगा, कोई अगर ये कर रहा है सस्ता दे रहा है और ग्राहक को मिल रहा है तो वो तो लेगा। तो हमें ग्राहक से अगर ज़्यादा पैसा चाहिए और वो भी ये चाहिए, मतलब
डट के चाहिए, आप जैसे बोलोगे वैसे उसी कीमत पे और उसी तरीके से चाहिए, तो आपको ग्राहक का ये सोचना पड़ेगा कि उसको सबसे बेस्ट चीज़ आप दे रहे हो क्या। बाकी जो भी आपके जैसे ये उत्पादन करने वाले जितने लोग हैं और वो आपके गांव से है या आपके ज़िले से है, आपके स्टेट से है या आपके देश से है या दुनिया के किसी और दूसरे देश से, ग्राहक के लिए तो आज खुली है ना, बराबर, ग्राहक के लिए तो पूरी सारा खुला है। मार्केट खुला है। हुँ, मतलब आप देखोगे तो आज का सबसे बड़ी एक जो हमारे भारतीय किसानों की समस्या है कि हम लोग छोटे गांव में छोटी ज़मीन पे उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई आप पूरे दुनिया के किसानों के साथ है। बराबर। आप यूपी में कोई छोटे गांव में ये कर रहे हो, गेहूँ कर रहे हो, लेकिन फिर यूक्रेन में कोई गेहूँ बना रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ बना रहा है, उसका भी गेहूँ इधर आ सकता है बराबर, आ सकता है, खुला है और सब। आपका भी बाहर जा सकता है। नासिक में हम लोग अंगूर उत्पादन कर रहे हैं, हमारा अंगूर नासिक जैसे ही सांगली में अंगूर होता है या फिर बीजापुर में भी अंगूर होता है, मतलब हमारे स्टेट में भी हो रहा है, दूसरे स्टेट में भी हो रहा है। तो बराबर। हमारी कंपटीशन सांगली और बीजापुर के साथ तो है, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका का कोई अंगूर पैदा कर रहा है या चिली में कर रहा है, तो उसके साथ भी मेरी कंपटीशन है, वो भी यहाँ आके बेच सकता है और मैं भी उधर जाके बेच सकता हूँ। आज दुनिया का बाजार मतलब क्या है कि हम लोग ग्लोबल मार्केट में हैं। आज नाम के लिए देश एक हमारी सीमा है, लेकिन वो क्या है कि राजकीय सीमा है, पॉलिटिकल सीमा है। मार्केट की सब देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है आज, कोई भी इधर-उधर जा सकता है। ऐसी तो सिचुएशन है। तो ग्राहक जो है आज जो भी पूरा दुनिया में कहीं भी हो, उसके लिए पर्याप्त उसको ऑप्शन है और वो जो है उसमें से वो आपको चूज़ क्यों करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसके लिए फिर वो अगर ग्राहक के अगर आप नज़र से देखोगे, फिर आपको लगे समझेगा कि एक तो पहले तो आपका जो भी उत्पादन है, वो ग्राहक को अगर पसंद आना है, तो पहले तो वो सेफ होना चाहिए। नहीं क्या कोई भी क्या देखेगा, जो अच्छा है उसको हाथ लगाएगा ना, जो अच्छी चीज़ है और वो जो सबसे कम कीमत में मिल रही है, उसी को कोई भी ग्राहक हाथ लगाता है। बराबर। आप कोई मॉल में जाओ, 50 दुकान है एक ही चीज़ के, सपोज़ मोबाइल की दुकान है 50, 50 दुकान में ना वो ग्राहक हर एक दुकान में जाएगा और वो हर एक चीज़ दुकान में ना वो उसको जो मॉडल लेना है, सब सैमसंग का मॉडल लेना है, वो 50 दुकान में चेक करेगा। बराबर। वो देखेगा सबसे एक तो वो बढ़िया चीज़ है क्या, लेकिन वो सबसे सस्ता दुकान उस दुकान में से लेगा। सस्ता ही ढूँढेगा वो। लेकिन आप मतलब आपको कोई भी उत्पादन कर रहे हो एज़ अ फार्मर, तो सबसे अच्छा होना चाहिए और सबसे सस्ता भी होना चाहिए। अभी 2 चीज़ें एक साथ लानी है तो कैसे लानी है? ये बड़ी समस्या है बराबर। और वो भी खेती छोटी खेती में। सबसे अच्छा मतलब क्या है? वो तो एक तो फूड मतलब अच्छा मतलब क्या है? कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ है, हुँ, अच्छी मतलब दिखने के लिए अच्छी, ये बात की बात है। पहले तो क्या है, वो सुरक्षित होनी चाहिए। बराबर। बराबर है ना? खाने लायक होनी चाहिए। अभी रिस्क मतलब क्या है, आजकल आप हम लोग खेती में मालूम है कि दवा यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, उसका अगर अंश उसमें जाता है, एसिड। रेसिड्यू जाता है, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो पहले भी कोई भी ग्राहक क्या देखता है, सेफ होना चाहिए, कोई भी चीज़ है, सस्ता मिला इसके लिए कोई विष तो नहीं खाएगा ना, कोई नहीं, ज़हर तो नहीं खाएगा। नहीं, नहीं, तो साफ़ ही सस चाहिए पहला तो और जो है ना वो रेसिपी नहीं हाँ, चाहिए, सेफ चाहिए। सेफ सबसे चाहिए। बड़ी आज जो है ना, कोई भी ग्राहक है ना, हुँ, वो जो ये कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि जो भी खाने वाली चीज़ है, वो सेफ होनी चाहिए। बराबर। क्योंकि खाना मतलब एक तरीके से दवा है, हुँ, बराबर है ना? बराबर है। तो जो भी जा रहा है हमारे शरीर के शरीर में अंदर के अंदर जा रहा है, वो सेफ होना चाहिए। तो ये जो है, ये सबसे एक मेन जो चीज़ है, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर उसके ऊपर और क्या कर रहे हो आप? वो फिर हेल्दी है क्या प्रोडक्ट? जो खाने के लिए हेल्दी है, वही खाएगा। आज शक्कर है, लोग शक्कर खाना नहीं चाहते। मालूम है शक्कर खाएँगे तो फिर डायबिटीज़ बढ़ता है, बराबर। बाकी के बहुत सारे बनते चीज़ें शरीर में और प्रॉब्लम बनते हैं। तो लोग खाना कम कर रहे हैं। कम तो कर रहे हैं। समझते हैं लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। तो जो सेफ है, जो हेल्दी है, वो सबसे मेन चीज़ है और उसके साथ है ना वो अफोर्डेबल, बराबर है ना? आपने एकदम ऑर्गेनिक ग्रो किया, नैसर्गिक आपने कोई चीज़ की, लेकिन फिर वो एकदम 10 गुना ज़्यादा कीमत है उसकी, बराबर है? गेहूँ बाकी लोग 40 रुपए में बेच रहे हैं और आप बोलोगे मेरा 400 रुपए का गेहूँ है क्योंकि वो एकदम और शुद्ध ऑर्गेनिक है और ये कौन लेगा? मैं भी हो सकता है मतलब पूरे इंडिया में ऐसे 5-10 लोग होंगे, वो ले सकते हैं, जिनके पास करोड़ रुपए का है। बराबर। लेकिन आपको अगर प्रोडक्शन ये भी करना है, सेल भी करना है, तो आपको अफोर्डेबल भी करना पड़ेगा ना। जो लोग ले सकते हैं उसकी कीमत देख के करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। तो ये सब अगर ये करना है, साध्य करना है, तो फिर उसमें एक जो सोच होनी चाहिए कि ये कुछ चीज़ ऐसी है कि वो अकेले करने में ना डेफ़िनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इतना आसान नहीं है। ये बात ठीक है, बोलने के लिए ग्राहक को क्या चाहिए और हमें खेती में क्या सोच होनी चाहिए, बिज़नेसमैन होना चाहिए, ये सब सोच ठीक है। लेकिन वो रियलिटी में लाना, ये डेफ़िनेटली छोटे किसान
मैं तो अगर 3 एकड़ और 4 एकड़ वाला किसान हूँ तो मेरे लिए डेफिनेटली बड़ी दिक्कत वाला काम है। इन्हें दिक्कत अगर उसको ये करना है, उसको अगर हमें कोई उत्तर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो एक साथ आना यही सॉल्यूशन है। कम्युनिटी। कम्युनिटी एज अ फार्मर, एज अ किसान हम लोग जो चीज़ें अकेले नहीं कर सकते, वो हमारी कम्युनिटी मिलके लेकिन हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। कि हम कोई छोटा उत्पादक है, छोटे किसान है, लेकिन एक साथ आके वो ये सब समस्या उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। उसका जो फिर पावर वो पॉइंट। ग्राहक की तरफ से कोई उसको ये चाहिए, सोच चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, या फिर अभी जो भी क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो हमारी दिक्कतें बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, उसके सॉल्यूशन चाहिए, या फिर उत्पादन करते समय हमारी समस्या है, रोग कीट से लेके या फिर दवाइयाँ कैसे यूज़ करना है वहाँ से लेके, या उत्पादन बनने के बाद है, उत्पादन पश्चात भी कुछ समस्या है। बहुत सारे उत्पादन बनने के बाद ख़राब हो जाते हैं। ख़ास करके जो ये फल सब्ज़ी है या फिर ऐसी चीज़ें कि जो पेरिशेबल है, बराबर। नाशवंत है जिसमें, ऐसी चीज़ें उत्पादन के बाद भी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ की भी जो समस्या है, जो अकेले किसान नहीं निकाल सकता, वो एक साथ अल्लाह के आके हम लोग निकाल सकते हैं। और वो ऐसे ही कि आज अगर आप देखोगे, तो मेरे हिसाब से जो हमारे इंडियन फार्मर्स है, हुँ। जो उसमें ख़ास करके 90% जो छोटे और सीमांत किसान है, फार्मर है, उनकी ऐसे आज सिचुएशन है। एक तो उनको अगर खेती से कुछ अच्छा कुछ ये करना है, मुनाफ़ा करना है और अच्छे दिन देखना है, तो उनको एक साथ आके एक ताकतवर एक ये पूरी ऐसी सिस्टम बनाना, इकोसिस्टम बनाना वो ज़रूरी है। ज़रूरी है कि जिससे वो फिर ये जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। और आज अगर आप कोई हमारी कॉम्पिटिशन को देखोगे, तो मैं गेहूँ या 2 एकड़ पे कर रहा हूँ, वहीं पे कोई अमेरिका हज़ार में एकड़ 1000 पे एकड़ कर। पे कर रहा है, यूक्रेन में कोई 500 एकड़ पे कर रहा है। अभी उसके साथ मेरी कैसी कुश्ती होगी, मैं कैसे जीतूँगा? हो ही नहीं सकता, 2 एकड़ वाला नहीं जीतेगा। लेकिन 500 किसान साथ में आए, 2 एकड़ वाले, तो 1000 एकड़ का ये पूरी एक मुट्ठी बन गई, एक ताकत बन गई। फिर बराबर। वो लड़ सकता है। ज़रूर फिर वो अमेरिकन जो फार्म है उसके साथ भी लड़ सकती है और बाज़ार में भी खुद की वो ताकत वही से वो बढ़ा सकते हैं। तो ये होने वाली है, प्रगति होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। या तो फिर दूसरा रास्ता है, खेती छोड़ दो, अरे वाह! मत करो खेती, क्योंकि ऐसे रोते-रोते कितने दिन करेंगे? हाँ। रोते-रोते तो क्या कुछ होने वाला नहीं है, या फिर ऐसे ही लड़ते रहोगे अकेला, कितने भी लड़ो, ऐसे तो सालों-साल तो हो ही रहा है ना। छोटा किसान आज जो जिस तरीके की समस्या से ये कर रहा है, सब जूझ रहा है, अभी उसमें अकेला वो कितना भी करे, उसको कितना भी होशियार हो, बराबर। कोई भी कितना भी एकदम अभी अभी समझो कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नहीं किसान तो क्या है, वो अनपढ़ है, इसलिए उसको थोड़ा समझ नहीं है, फिर उसको समझाना पड़ेगा, उसको सही तरीके से शिक्षित करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ी-सी गलत बात है। कोई भी आदमी जो 15-20 साल काम कर रहा हो खेती में, तो उसको उसका पूरा पर्याप्त ज्ञान है। बराबर। सिर्फ़ क्या कोई स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके पढ़ता है, ऐसे नहीं है। रोज़ की ज़िंदगी में वैसे पढ़ते हैं हम लोग। बराबर। तो उसको उसकी ये समस्या नहीं है उसकी कि वो शिक्षित है क्या अशिक्षित है। समस्या है कि ऐसे छोटे जितने जो छोटे-छोटे इतने प्रॉब्लम्स है, उसके साथ वो जूझ नहीं सकता। अकेले तो जूझ नहीं सकता। हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि कोई अगर एकदम पढ़ा लिखा आदमी, कोई समझो हमारे देश में सबसे जो बड़ी अब सबसे नामचीन जो संस्था है एजुकेशन के लिए, वो क्या है, आईआईटी है। बराबर। आईआईटी से कोई बच्चा पढ़ के आया, चलो आईआईटी मुंबई से पढ़ के आया कि मतलब एकदम सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से उसने इंजीनियरिंग किया, सबसे बेस्ट स्टडी उसने देश की जो की। उसके बाद आईएम अहमदाबाद, वो भी एक मतलब एक बड़ा नाम है और मैनेजमेंट में सबसे टॉप का स्कूल है, उसमें से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो आईआईटी मुंबई पढ़ के आया, आईआईटी अपना आईएम अहमदाबाद से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, मैनेजमेंट किया। तो मतलब सबसे बेस्ट क्या हम लोग भारत में सबसे होशियार एजुकेशन। ये जो लड़का है, बराबर है, या पूरे दुनिया में भी सबसे होशियार आदमी है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये 2 इंस्टीट्यूट से आया, ज़रूर। अभी सबसे होशियार है ना, तो अभी उसको हमने दे दिया एक 3 एकड़ की ज़मीन, यूपी में दिया, बिहार में दिया, या फिर महाराष्ट्र में कोई हमने मराठवाड़ा में कोई अपना ऐसा थोड़ा-सा जहाँ पानी की दिक्कत है, या चलो नॉर्मल भी ज़मीन दी, और अभी इतना होशियार है तो अभी सक्सेसफुल बिज़नेस करके देखा है फार्मिंग। सबसे होशियार है तो करके दिखाना चाहिए। दिखाना तो चाहिए। आपको है क्या कोई एग्ज़ाम्पल पूरे देश में? नहीं। अगर इतने होशियार लोग हैं और फिर अगर है तो करके दिखाना चाहिए। सबसे होशियार लोग तो सबसे ज़्यादा समस्या वाली चीज़ है उधर जानी चाहिए ना। सबसे जो दिक्कत वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ है,
वहाँ सबसे ज़्यादा होशियार लोग चाहिए। है क्या उधर कोई? कोई नहीं। तो कहने की बात ये है कि मतलब ये सिर्फ़ है ना ऐसे हमें सोच के कि हम लोग हमारी समस्या सुलझा लेंगे, हम लोग हमारा प्रश्न उसका हल निकाल लेंगे अकेले, तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो ये सब लोग होते इधर खेती में। 100%। एक दाने का 1000 दाना बनता है, मतलब ₹1 का हज़ार बनना मतलब इतना मल्टीप्लिकेशन वाला धंधा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना, सबको चाहिए। सबको फ़ायदे वाला धंधा चाहिए। 100%। आने चाहिए थे उधर, नहीं आ रहे। इसका कारण है कि वो उनको मालूम है कि ये इतना खेती करना इतना आसान नहीं है और 2 एकड़ 3 एकड़ की खेती फ़ायदेमंद बनाना, उसमें से जो है हमें एक्सपेक्टेड इनकम निकालना इतना आसान नहीं है। तो ये जो कुछ है, जो रियलिटी वो हमें समझनी पड़ेगी। यस। तो अभी इसमें फिर 2 ही रास्ते बनते हैं, एक तो उसको छोड़ के सीधा आप दूसरे कोई धंधा पानी पॉसिबल है तो करो। नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो तो बड़ा दिक्कत है। सबको लगता है खेती छोड़े और कोई जॉब देखने के लिए जाए, लेकिन जॉब मिल क्या दे रहा है? गवर्नमेंट के जॉब तो मिल ही नहीं रहे। और फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अब आजकल तो कम होते जा रहे हैं। लोग सबको चाहिए ऑटोमेशन चाहिए। 4 लोगों की जगह एक ही आदमी कैसे काम करेगा? कोई भी ऑफिस में जाओ, कोई भी फैक्ट्री में जाओ तो लोग वही देख रहे हैं। लोग कैसे काम करें? तो ये खेती में जो लोग हैं, उनको बाहर निकलना है तो इतना भी आसान नहीं है कि आओ जाओ मुंबई, दिल्ली में बैठे-बैठे काम मिल जाए, इतना भी आसान नहीं है। ईज़ी तो नहीं है। तो हमारा दिक्कत ये ऐसे है कि हम लोग चक्रों में फँस चुके हैं। अगर मैं एज़ अ किसान का लड़का बात करूँ, कि हम लोग चक्रों में बाहर भी निकलना है तो इतना आसान नहीं। तो फिर रास्ता एक ही बनता है हमारे मुँह से कि खेती में से अपना ये बनाओ, अपना भविष्य बनाओ, अपना दुनिया बदलो बदलो और उसके लिए फिर अकेले ना रह के एक साथ आके काम करो। एक साथ आएँगे तो दुनिया बदल सकती है और वही एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। एक और ज़रूरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल करना चाहिए, तो किस वे से एग्ज़ैक्ट जाना चाहिए जो सही रहेगा किसानों के लिए? देखिए, सबसे मेन जो है ना ग्राहक को जो चाहिए चीज़ वो सेफ्टी चाहिए, बराबर है? अभी सेफ का मतलब है कि जो नेचुरल है एकदम, उसका कुछ नहीं है, कोई दवा नहीं यूज़ की है, वो सेफ है, ये भी सही है। हाँ। कोई अभी ऑर्गेनिक में बात होती है, अमेरिकन ऑर्गेनिक की एक डेफ़िनेशन है। बराबर। आप यूरोप में जाओगे तो उधर ऑर्गेनिक की एक डेफ़िनेशन है। अमेरिका में बोलते हैं कि आप कॉपर सल्फेट यूज़ करोगे, तो वो भी ऑर्गेनिक है। अच्छा। या सल्फर यूज़ करोगे तो ऑर्गेनिक है। अभी क्यों? क्योंकि वो नेचुरल केमिकल है। सल्फर ज़मीन में मिलता है या कॉपर भी नेचुरल केमिकल है, तो उसको वो कंसिडर करते हैं नेचुरल है। वही यूरोप में जाओगे तो बोलोगे नहीं है। तो अभी लोग अलग-अलग डेफ़िनेशन बनाते हैं। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन है? सेफ्टी का जो भी कोई डेफ़िनेशन बनाता है तो गवर्नमेंट बनाता है। बराबर है ना? हर एक देश का कोई कानून होता है और वो कानून में हर एक मतलब जैसे हमारा अभी ये एफएसएसआई बोर्ड है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी उन्होंने जो डेफ़िनेशन बनाई है, वो सबको समझ के कि हमारे देश में जो भी कुछ है, अलग-अलग तरीके के उत्पादन है, ग्राहक हमारा जो है यहाँ का, तो उसको क्या सेफ होना चाहिए, उसका डेफ़िनेशन हर एक चीज़ में, गेहूँ क्या सेफ्टी का डेफ़िनेशन है, अच्छा, हर एक चीज़ का राइस अलग-अलग। का डेफ़िनेशन सेफ्टी डेफ़िनेशन है, हर एक चीज़ का। वैसे आप यूरोप में जाओगे तो उधर का जो है यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इफ्सा करके ऑर्गनाइजेशन है, उन्होंने उनका यूरोप का ना पूरा एक ये बनाया, डेफ़िनेशन बनाया, सेफ्टी का डेफ़िनेशन बनाया। हम लोग अभी यूरोप के मार्केट के साथ काम करते हैं, तो वो पूरा सब अभी 15-20 साल से हमने वो सब सिस्टम जो समझा है। यूरोप में कोई भी कानून बनता है, कोई भी चीज़ का या कोई मतलब सेफ्टी का डेफिनेशन बनती है, तो क्या होता है जर्मनी में 9 साल का बच्चा, वो बच्चे को अगर आप वो कोई फूड दे दो, तो वो उसमें फिर जो कुछ है, फूड मतलब उसमें कोई दवाई है, कुछ है ये, तो वो कितना सेफ है, उसके लाइफ के हिसाब से। उसका एक फिर वो मेजरमेंट होता है, उस बेसिस पे डेफिनेशन बनती है कि कोई भी चीज़ आप कोई उत्पादन कर रहे हो, गेहूँ, चावल से लेके फल सब्जी से लेके, अभी उसमें आप कुछ भी यूज़ करोगे, कोई केमिकल यूज़ करोगे, कुछ अलग-अलग तरीके के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट अलग यूज़ करोगे, तो उसका सेफ्टी का लेवल मेजर होता है। उसको बोलते हैं मिनिमम रेसिड्यू लेवल, बराबर, एमआरएल। एमआरएल बोलते हैं, मिनिमम रेसिड्यू लेवल। वो मिनिमम रेसिड्यू लेवल, वो एज़ ये कंट्री, वो मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी है, मतलब वो आपको किसी भी हालत में उसको आपको मेंटेन रख मेंटेन करना है, तभी आपको उस देश में बेच सकते हैं। ये फूड सेफ्टी का बेसिक डेफिनेशन यूरोप में है, वैसे हमारे इंडिया में है, वैसे अमेरिका में है, सब जगह पे है। तो एज़ अ फार्मर मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि मैं वो जो भी फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड है, उसको मैं किसी भी हालत में उसको फुलफ़िल करूँ, बराबर है? ये मेरी पहली डेफिनेशन है, मेरी डेफिनेशन होनी चाहिए। बराबर। हम लोग अभी ज़रूरत के हिसाब से अभी खेती कर रहे हैं, अभी अंगूर का पेड़ है या फिर अनार का पेड़ है, अभी कोई भी चीज़ है, उसपे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कोई तो कीड़ आएगी, पेस्ट आएगा, पेस्ट डिसीज़ आएगा।
हमारे ऊपर भी आता है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भी आता है। हम भी अगर कोई ना होता है बीमार पड़ते हैं, क्या सोचते हैं, सिर्फ गर्म पानी पी के मैं अगर ठीक हो जाऊँ तो अच्छा है, बेस्ट रहेगा, उसके बाद दवा मुझे इंजेक्शन। कुछ दवा नहीं लूँ तो अच्छा है, सबको चाहिए ना, दवा किसी को नहीं चाहिए। फिर भी लेकिन एक चीज़ होती है कि आप एक लिमिट के बाहर अगर जाता है कुछ, वो आपकी बीमारी, तो आपको दवाई लेनी पड़ती है कि आप 1 महीना वो पानी पी के ठीक होना चाहोगे या 2 दिन में ठीक होना है तो कुछ दवा लूँगा ना, उसमें फिर आप सोचो कि पहले तो मैं हो सके तो आयुर्वेद ही लूँ। राइट। आयुर्वेद का ठीक नहीं होता है तो फिर आप बोलते हो कि होम्योपैथी, होम्योपैथी नहीं ठीक होता तो फिर एलोपैथी। वैसे सोचते हो ना, तो खेती में वैसे है ना, मेरे यहाँ अभी कोई कीड़ आती है बराबर। या कोई ये आता है डिसीज़ आता है, रोग आता है, तो मैं वही सोचूँगा मेरी जगह पे ही कोई दवा ये है, मैं तो घर पे ही मैंने बनाई वही छिड़काऊँ, तो उससे ठीक हुए तो पहला ऊपर है। नहीं होता है तो फिर मैं बाज़ार से कोई देखूँगा, वो भी ऑर्गेनिक होगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा, और उससे ठीक नहीं होता तो फिर मैं कोई केमिकल यूज़ करूँगा, वही हमारा देख। ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन फिर वो जो यूज़ करूँगा ना, वो मैं सोचूँगा वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या? हाँ, ये पॉइंट है। कोई भी चीज़ है ना, मुझे खेती में मुझे दोनों तरफ देखना है। एक बार एक तरफ तो मुझे अच्छी फसल मतलब उसका अच्छा यील्ड भी चाहिए, उसमें फिर कोई ये रोग कीड़ भी नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ वो रेसिड्यू फ्री भी होनी चाहिए। बराबर। तो तीनों को समझ के मैं मेरी खेती की ये बनाऊँ, एसओपी बनाऊँ, तो वो फिर प्रॉपर सोच है और वो सही दिशा में जा रही है। तो उसमें फिर हम लोग ये उलझाए नहीं कि हम लोग ऑर्गेनिक, नेचुरल, कोई को क्या-क्या डेफिनेशन बनाता है। सिंपल भाषा में सोचिए कि जो भी है, वो जो है विष मुक्त, रेसिड्यू फ्री होना चाहिए ग्राहक, और उसके साथ फिर वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। बराबर है ना? बराबर, बराबर, एकदम सिंपल। हाँ, मैं अभी 10 टन की जगह नेचुरल करने जाऊँगा और 1 टन ही माल निकला, तो 10 गुना मेरी कीमत बढ़ गई। तो ग्राहक ने वो 10 गुना कीमत देनी चाहिए, वो तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सस्ता ही देखेगा जहाँ पे मुझे मिलेगा। और यहाँ खेती में कोई भी अननेसेसरी खर्चा करके कोई मतलब नहीं है। जितना कम खर्चा हो सके तो मुझे तो करना ही है। दवाई अगर घर पे बनी, तो मैं उसी से यूज़ करूँगा तो मेरा खर्चा बचा, वो तो मैं पहले वही देखूँगा। बराबर। जितना हो सके मैं ये करूँगा, अवॉइड करूँगा कि बाज़ार से कुछ लेके आऊँ मैं। बराबर है ना? बराबर, तो बराबर। ये जो है ना, इसको ही हम लोग है ना एज़ अ बिज़नेसमैन सोच बोल सकते हैं कि प्रोफ़ेशनल सोच है, कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, मेरी उत्पादकता, मेरी गुणवत्ता वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और मुझे सबसे अच्छी कीमत भी मिलनी चाहिए। सबसे अच्छी कीमत मिलनी है तो मुझे सबसे अच्छे ग्राहक के पास भी जाना पड़ेगा। 3 चीज़ें मुझे ऊपर लेके जानी है। अच्छा ग्राहक, सबसे बेस्ट जो भी है ना दुनिया में सबसे अच्छा ग्राहक, वो भारत का हो, भारत के बाहर का हो। जो मुझे अच्छा पैसा देगा वो मेरा ग्राहक है। बराबर। बराबर है ना? पूरी दुनिया में तो 800 करोड़ लोग हैं आज। भारत के 140 है लेकिन पूरी दुनिया में 800 करोड़ है। मैं एज़ अ फार्मर सोचूँ कि मुझे तो 800 करोड़ ये लोग हैं ना, मेरे ग्राहक हैं, मेरे कस्टमर हैं। जो सबसे अच्छी कीमत देगा वो मेरे गाँव से हो या फिर दिल्ली से हो या कहीं या से भी फिर हो। लंदन से हो, जो होगा उसके लिए मैं तो उत्पादन करूँगा, और सबसे अच्छे ग्राहक की नज़र सोचूँगा, तो अपने पूरे ग्राहक तो मेरे लिए ग्राहक है। हुँ, बराबर है? बराबर। अभी उसके लिए मुझे पूरे दुनिया की सबसे सेफ प्रोडक्ट चाहिए। बराबर। फिर मैं माल कहीं भी बेचूँ, मैं आज इंडिया में बेचूँ कि कल यूरोप में बेचूँ कि जापान में बेचूँ, सबके हिसाब से सेफ होनी चाहिए। तो सेफ्टी का वो सोच होनी चाहिए, उसके साथ मेरी गुणवत्ता और अच्छी प्रोडक्ट होनी क्वालिटी चाहिए सबसे और बेस्ट कम है। खर्चे में आना चाहिए। हाँ, तो मैं कॉम्पिटिशन में भी सबसे ऊपर हूँ, और सबसे नीचे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है। बराबर। तो उस हिसाब से अपनी खेती की एसओपी होनी चाहिए। तो सर और भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग घूमते हैं, पूरा कैंपस देखते हैं। ज़रूर, ज़रूर। चलिए, तो यहाँ पे सारे आर&डी फार्म है आपके? हाँ, ये अभी हमारा है, जो मेन फसल है, हुँ। हमारा अंगूर, फिर अनार, फिर संतरा, या फिर बाकी और जो फल है, तो सबके यहाँ हमारे टेस्ट ब्लॉक है, जिसमें जो हमने जो एक सोच रखी कि दुनिया में जो भी सबसे बेस्ट जो भी कोई वैराइटीज़ है, वो सब लोग हम लोग यहाँ लाए, और फिर उसका टेस्ट इस ब्लॉक पे होता है, और इस ब्लॉक में से फिर जो बेस्ट वैराइटीज़ है वो फिर अभी हमारे सब जो मेंबर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको फिर ये आगे प्लांटेशन के यहाँ से जाता है। तो एक तरीके से ये टेस्ट ब्लॉक, आर&डी ब्लॉक और डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक है। तो यहाँ अभी आप देखोगे तो अंगूर की यहाँ 50 अलग-अलग नस्लें हैं, वैराइटीज़ अलग-अलग, हाँ। और वो भी पूरे दुनिया की जो बेस्ट है वो सब कलेक्शन होके यहाँ आई है। अच्छा। उसमें से ऑलमोस्ट 33 वैराइटी जो है वो पेटेंटेड वैराइटीज़ है। तो ये ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी उसको ये कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। तो जो है लाइसेंस उसका लेना पड़ता है, लाइसेंस वैरायटी है। तो ये हमारे अभी शहर के मेंबर, उनको सिर्फ ये वैराइटीज़ अभी अवेलेबल है। अच्छा, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से और बहुत ही फ्रूटफुलनेस है इसमें।
मैंने आने के हाँ। बाद ही देखा नहीं काफ़ी। एकदम इसमें कैसे है कि अभी खेती में आप देखोगे तो रिसर्च बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है कि हम लोग जो भी कुछ समस्या है हमारी खेती के वो उत्पादन की समस्या है मार्केट की समस्या है उसको अगर हमें कोई हल निकालना है तो हमें अभी उस तरीके का है ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च में कि अभी मैं जो पहले जो उत्पादन कर रहा था उससे अच्छी फसल मिले कम कीमत में भी मिले और कम मेहनत में भी मिले और उसके साथ फिर कंज्यूमर भी उसको ये करे पसंद ही दे उसको 2 पैसे ज़्यादा दे तो इस हिसाब से ना ग्राहक की सोच जो अभी हम लोग बात कर रहे थे जिसको चाहिए कस्टमर को जो चाहिए ग्राहक को वो भी हमें एक तरफ देखना पड़ेगा और हमारे उत्पादन के जो रोज के जो अंग है अलग अलग फिर वो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट है इरिगेशन मैनेजमेंट है हमारी उत्पादकता हमारी गुणवत्ता सबसे ऊपर होनी चाहिए तो ये सबको समझ के फिर हमें उस तरीके का वैरायटी वैसे नस्लें ये करें हम लोग डेवलप करें तो फिर आगे का हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो सकते हैं तो अभी उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रिसर्च में बराबर। अभी रिसर्च करना इस तरीके का वो कोई अकेले किसान का काम नहीं नहीं। फिर वापस उधर ही भी हम आ जाते हैं कि कम्युनिटी पे। जो हाँ अकेला जो नहीं कर सकता फिर वो एक तो गवर्नमेंट से उम्मीद रखेगा गवर्नमेंट ने करना चाहिए और वो क्या हो रहा है वो भी हमें मालूम है वहाँ क्या हो रहा है बातें हो रही है कुछ हो नहीं रहा बराबर। तो फिर बीच का रास्ता जो है कि हमारी कम्युनिटी बनाओ हुँ। कम्युनिटी की ताकत बने तो फिर रिसर्च भी हम लोग कर सकते हैं उसका भी ये सब ये बन सकता है हमारी ताकत दो से हमें अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं राइट, राइट। अभी ये R&D ब्लॉक है ये आप देखोगे तो यहाँ कम से कम तो पिछले 5 साल में 50 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुका है बाप रे! तो इसमें जिसमें फिर वो वैरायटी के लाइसेंस से लेके फिर प्लांटेशन के कॉस्ट से लेके और उसमें R&D के लिए के सब अभी ये कर सकते हैं क्योंकि ताकत बन गई हुँ। कम्युनिटी की ताकत बन गई बराबर, बराबर। सह्याद्री के अभी सब मिलके जितने मेंबर्स है अभी 25,000 के ऊपर सह्याद्री के मेंबर्स है बाप और सबका मिला के 50,000 एकड़ का एरिया है तो उसकी ताकत जो है हाँ, वो एक अलग ताकत है बहुत अभी बड़ी वो ताकत है। ताकत से फिर हम लोग की कितनी बड़ी समस्या है उसका हल निकाल सकते हैं ये R&D का जो काम चल रहा है यहाँ वो एक तो हमारे मेंबर के हिसाब से तो ही उसका महत्व लेकिन पूरे जो भी फल किसान है हुँ। पूरे देश में वो अंगूर किसान से लेके अनार किसान से लेके जो भी बाकी फल है संतरा है या फिर आम है सबके हिसाब से ये जो R&D हो रहा है ये सबके लिए पूरी एक दिशा देने वाला काम हो रहा है बराबर। और ये जो है इतना उसके लिए जो चाहिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए जो एक पूरी एक सिस्टम चाहिए जो जनरली यूनिवर्सिटी से हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर कोई दूसरे कोई रिसर्च सेंटर भी बना सकते हैं आज तो पहले अभी हमने इसमें खेती में अभी तक ऐसे कोई किसानों ने खुद रिसर्च किया वो देखा नहीं है करते कुछ कुछ लोग किसान अपने खुद के लेवल पे लेकिन एक उसका लिमिट होता है हुँ। जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से बराबर। एक प्रोफेशनल तरीके से और वो भी लॉन्ग टर्म विजन से बराबर। जो रिसर्च होना चाहिए वो खेती में अभी तक कभी हुआ नहीं हुँ। प्राइवेट सेक्टर खेती में कभी बना नहीं बना है तो फिर वो कुछ पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी बनी है राइट, राइट। या फिर कुछ अभी सीड वाले भी कुछ लोग हैं बराबर। लेकिन फिर जो है कुछ की चीज़ें जैसे अभी ये फल है फल में कभी कोई ऑर्गेनाइज कोई अभी प्राइवेट सेक्टर बना नहीं तो खेती का मतलब अभी जो है कोऑपरेटिव सिस्टम स्ट्रांग बने उसमें ही उनकी खुद की ताकत बने वो ताकत से वो रिसर्च ये सबसे जो एक दिक्कत वाला बड़ा काम है वो भी काम हो सकता है अभी आप मतलब इंडिया को किस स्टेज पे देखते हैं? मतलब फल हो, वेजिटेबल्स हो या प्रोसेसिंग में है? अभी हमारा इंडिया देखिए कहाँ पे अभी बनेगा? सबसे मेन जो चीज़ है ना हाँ। हमें एज अ इंडियन फार्मर हुँ। हमें जो एक समझना पड़ेगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ है क्योंकि वैसे करने के लिए तो हम लोग सौ चीज़ें कर सकते हैं खेती में अनाज से लेके आप गन्ना से लेके फिर ये आप कपास से लेके कुछ भी कर सकते हो फल सब्जी वैसे चीज़ है अब ये सब में जो है ना कि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि हमें जो हमारा इनकम है वो रिस्पेक्टेबल इनकम चाहिए बराबर है अभी इनकम रिस्पेक्टेबल चाहिए मतलब क्या है मैं हमारी जो सोच है सह्याद्री में हम लोग सोचते हैं कि कम से कम है ना 50,000 रुपया पर मंथ मेरी फैमिली में नेट इनकम रहे अच्छा। बराबर है तब मतलब मैं कोई दूसरा जॉब वगैरह देखने जगह मैं खेती में खुश हूँ कम से कम कम 50,000। से 50 तो साल में कितना चाहिए 50 इंटू 12 महीने का तो 6 लाख रुपए हाँ। और 6 लाख रुपए कितने ज़मीन में है मेरे पास तो 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है तो मुझे कम से कम 2 लाख रुपए नेट इनकम पर एकड़ चाहिए बराबर है बराबर। अभी जो फसल वो देगा हुँ। मैं उसी की तरफ जाऊँगा हाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जितने भी हमारे अलग अलग पर्याय है हमारे पास अनाज से लेके
बाकी कपास गन्ने से लेके फल सब्जी में, तो सबसे आप देखोगे फल सब्जी में वो सबसे ज़्यादा आपको ये दिखेगा, उतना पोटेशियल दिखेगा। बराबर 2 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख का भी किसी किसान ने कमाए। कमाया एक एकड़ में, वो आप उसको आप सिर्फ इसमें देखोगे। वो आपने कभी अनार में कमाया हुआ देखा होगा? आप तो इतना सूर्य बनाते हो, बराबर है। बराबर बराबर। मैं आप मुझे बताओ, कोई किसी ने गेहूं में 2 लाख रुपए कमाया नेट इनकम, ऐसे कोई किसान आपने किया क्या कोई स्टोरी? नहीं या फिर कपास में किसी ने 2 लाख 3 लाख बना, किसी ने कभी किया है? नहीं या फिर आपके कोई अपना कोई दल्ला ने उसमें किसी ने बनाया? नहीं नहीं किसी ने? हाँ, फल में या सब्जी में। दो ही चीज ऐसा है जहाँ पे बड़ा इनकम एक एकड़ में आपने 2 लाख 4 लाख की ना इनकम देखी होगी। हाँ तो अभी ये जो है ना, इसमें देखा जाए तो ये ऐसा एरिया है हॉर्टिकल्चर बागवानी के, उसमें वो क्षमता है कि छोटे किसान को भी नया अपॉर्चुनिटी है। बड़ा किसान होगा 50 एकड़ वाला 100 एकड़ वाला, उसको गेहूं में 20,000 एकड़ के पीछे मिल गया, फिर भी 20 लाख का इनकम है, क्योंकि 100 एकड़ का एरिया है ना। हाँ बराबर। हमारे पास तो एरिया ही नहीं, जमीन नहीं, तो हमें कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन निकालना है, तो हमें खास करके छोटे सीमांत जो किसान हैं उनको फल सब्जी की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये फल सब्जी ये ऐसा पूरा क्षेत्र है कि पूरी दुनिया के बाजार में भी ना हम लोग वहाँ है ना बहुत सारा बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हो। तो अभी क्या स्थिति पे है इंडिया हमारा? ठीक ठाक है दुनिया भर के हिसाब से? नहीं, आज अभी देखिए हमारा दिक्कत तो क्या है, ये इसमें अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। मैं वही बात की, अकेला किसान है ना, कितना भी ये समझे और कितना भी कोशिश करे, अच्छा उसने फसल बनाई अच्छी, उसने अनार बनाए, उसने अच्छा कोई टमाटर बनाया, लेकिन जब बेचने के लिए जब जाता है बाजार में, तो 2 एकड़ वाला 1 एकड़ वाला किसान है, उसके पास कोई पावर नहीं है ना। वो उसको जो ये चाहिए एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिए, वो थोड़ा वो डिक्टेट कर सकता है। नहीं कर या फिर जब कोई ये बनता है, कोई अगर रेडी है, फसल रेडी है, लेकिन बाजार में अभी उतना रेट नहीं है और आपको ये करना है, फसल को रोकना है, आप रोक सकते हो क्या? आप गेहूं को चावल को रोक सकते हैं, आप घर में रख सकते हैं, कपास को भी रोक सकते हैं, रोक सकते हैं उसको, लेकिन स्टोर कर सकते हाँ स्टोर कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं, खराब होने वाला 2 दिन के बाद। तो ऐसी जो समस्या है वहाँ फिर आके वो छोटा किसान फंस जाता। हैं। तो ये एक तरफ ये भी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। मतलब फल सब्जी का आज आप देखो खेती तो जुए जैसा है। किसी किसान ने गांव में 5 लाख कमाया, वो भी स्टोरी एक तरफ आप बनाओगे, राइट। बाकी वो लेकिन बचे हुए 90% लोग हैं वो रो रहे हैं, और उसका उसका कर्जा बढ़ गया उल्टा, क्योंकि उसने मेहनत किया और भाव नहीं मिल रहा, इसकी वजह से वो रो रहा है। या कभी फसल बनी और वो खराब हो गई, उसकी वजह से रो रहा है। तो ये जो है ना, इसमें हमें मतलब अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को अगर कन्वर्ट करना है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस में, तो फिर वो सब समस्या जो है ना, वो उत्पादन के बाद की है या उत्पादन के पहले की है, सो सबको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो फिर वो वापस हम लोग आ जाते हैं कि वहाँ एक ही की जो है ताकत है, जो वो चाहिए कलेक्टिव पावर। कलेक्टिव और वो पावर मुझे कम से कम फल सब्जी के क्षेत्र में तो कम से कम किसी भी हालत में चाहिए। और आप उसका अगर उदाहरण देखोगे, अभी हमारा मिल्क है, बराबर। बराबर। मिल्क वैसे देखा जाए तो सबसे नाशवंत जैसे खराब होने वाली चीज़ है ना, बराबर बहुत जल्दी। लेकिन मिल्क में वैसे प्राइस का स्टेबिलिटी है, हाँ ये बात बराबर है। बराबर। मिल्क में आपने कभी देखा है कि 40 रुपये का मिल्क 4 रुपये हो गया? कभी नहीं देखा। लेकिन फिर आप प्याज में देखते हो, टमाटर में देखते हो, फेंका जाता है। 40 रुपये का टमाटर या 200 रुपये भी टमाटर हुआ था पिछले साल, हाँ हाँ। और 200 रुपये से फिर 2 महीने के बाद 2 रुपये भी हुआ था। 20 ही दिन में हो गया था। हाँ, 20 दिन के बाद है ना 2 रुपये से फिर वापस वो 50 रुपये बेकार। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये किसी को नहीं चाहिए, बराबर है ना। बराबर बराबर। मैं भी एज अ किसान क्या उम्मीद रखूंगा, मुझे अच्छी कीमत चाहिए और वो स्टेबल चाहिए। ऐसे नहीं कि 200 रुपये ही मिल गए, तो 50 ही मिले लेकिन स्टेबल मिले। स्टेबिलिटी चाहिए। और कोई भी ग्राहक है उसको भी वही चाहिए स्टेबिलिटी, वो मिल्क में आई स्टेबिलिटी, बराबर है। बराबर। और हमारे इसमें नहीं है, फल सब्जी में नहीं है। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क है कि मिल्क में ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन गए, कोऑपरेटिव बने, अमूल बना, अमूल के जैसे और बहुत सारे कोऑपरेटिव बने, और उसमें फिर एक पूरा जो है ना इकोसिस्टम बना, उत्पादन से लेके ग्राहक तक का। बराबर। और वो इकोसिस्टम से ना वो छोटे छोटे के जो भी उत्पादक है, जो भी ना जो दूध उत्पादक है, उनको स्टेबिलिटी है। बराबर। तो हमारे हमारे फिक्स रेट ये मिलने वाला है। तो फल सब्जी के क्षेत्र में वैसे इकोसिस्टम बने ही नहीं। वो अकेले अकेले किसान काम कर रहे हैं, अकेले अकेले जूझ रहे हैं। उसकी वजह से फिर वो जो है जैसे कि कोई किसी ने लाख में भी बनाया और बाकी लोग रो रहे हैं। बाकी लोग बोल रहे हैं कि आपके गांव में आप जाओगे, आपके गांव में भी अंगूर हो रहा है। कोई कोई एक किसी ने 10 लाख भी कमाया हाँ। पिछले साल,
और बाकी लोगों ने आप देखो तो उनका तो कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, राइट। क्योंकि किसी ने 200 रुपये में बेचा है और उसी दिन किसी ने 20 रुपये में बेचा है, राइट। फिर वो क्वालिटी नहीं है उसकी वजह से, या फिर बारिश आई और ख़राब हो गया उसकी वजह से। तो ये सब है, मुझे लगता है कि जो भी समस्या है ना, फल सब्जी में हम लोग उसको तो सोल्यूशन ला सकते हैं, अगर वैसे ताकत एक जैसे बनी सबकी, एकजुट मिल्क में जैसे बना है ना, मिल्क में जो इकोसिस्टम बनी है, वैसे हमें फल सब्जी में छोटे छोटे किसानों की इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। तो फिर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो क्या है कि आज ये जो पूरे दुनिया में भारत तो एक तो मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट है, बराबर है। आज देश में सबसे ज़्यादा आबादी है, बराबर। तो 140 से 50 करोड़ लोग हैं और बढ़ने वाले हैं। वो और खाना खाने वाले हैं, पैसा बढ़ेगा तो लोग खाना तो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्दी खाना खाएंगे जो न्यूट्रिशियस है। तो फिर उस डॉक्टर के हिसाब से भी डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आप फल खाओ, सब्जी खाओ। अच्छा फूड खाओ। तो मतलब यहाँ तो डिमांड बढ़ने वाली है। उसके साथ बाहर के मार्केट में देखोगे, भारत छोड़ के बाहर का जो दुनिया है, आज वहाँ भी आप देखोगे तो जो अमेरिका या ये यूरोप है या फिर जापान है, जो भी डेवलप मार्केट है जहाँ लोगों को पैसे देने की ज़्यादा उनके पास शक्ति है, कैपेसिटी है, ऐसे मार्केट में भी आप देखोगे तो इंडियन फार्मर, छोटा किसान भी है ना, वह अपना एक ये बना सकता है, पोजीशन बना सकता है अगर एक साथ में आए। बराबर। और वो फिर वहाँ अमेरिका या यूरोप के मार्केट में भी है ना, वो कंपटीशन में है ना वहाँ खड़ा भी हो सकते हैं। और वो ग्राहक की नज़र से, यूरोप के और यूएस के, जापान के ग्राहक की नज़र से आप अगर प्रॉपरली एसओपी रख के पूरा अगर सिस्टम से काम करोगे तो उस मार्केट में भी आपको जगह है, बड़ी जगह है। क्योंकि खेती में क्या है, खास करके फल सब्जी की खेती में बहुत सारे काम क्या है कि लेबर से करने पड़ते हैं, बराबर है, मैकेनाइजेशन नहीं करना पड़ता है। तो जहाँ लेबर ये है, सस्ता है, ऐसे सब जो भी कुछ है देश है, उधर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया का अपॉर्चुनिटी है फल सब्जी के क्षेत्र में। हम लोग भारत के में तो काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी आप आईटी सेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। भारत से 30 साल में आईटी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर बन गया, बराबर है ना। कि वहाँ क्या लगता है, वहाँ क्या मशीन से नहीं काम चलता है, वहाँ आदमी काम करता है, आदमी का ब्रेन काम करता है। और जहाँ वैसे ब्रेन है ज़्यादा और वो भी सस्ते कीमत में, तो वहाँ मार्केट आया ना। तो इंडिया में वो जो हुआ आईटी सेक्टर में, वही हॉर्टिकल्चर में हो सकता है। हमारे पास ब्रेन भी है, हमारे पास उतने लोग भी है, वो कम कीमत में काम करने के हिसाब से भी है, तो हम अच्छी उत्पादन अच्छी कीमत में दे सकते हैं। तो फिर दुनिया के बाजार में तो जगह बनने वाली है। 100%। तो इस तरीके की सोच अभी हमें रखनी पड़ेगी, ये एग्रीकल्चर में, खास करके इसमें बागवानी में। बागवान। चलिए आराम से बैठ के कहीं पे बात करते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको अब ये पूछना चाहूँगा कि सैदरी फार्म की जर्नी, आपकी जर्नी कैसे रही है, पूरी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है इसकी? अभी देखते देखते 29-30 साल होने को आया, मतलब 94-95 की बात है। मैं तब कॉलेज में ग्रेजुएशन का मेरा अंतिम वर्ष चल रहा था, और तब से आज तक मतलब 30 साल का ये पूरी जो जर्नी है एक दूसरे के साथ पूरी जुड़ी हुई है। कॉलेज का जब ये था, तब फाइनल ईयर था, तब मुझे क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की मैंने ये ली थी, डिग्री ली थी। तो ये था कि तय तो था कि एग्रीकल्चर में जाना है, लेकिन एग्रीकल्चर में तो क्या, वो गवर्नमेंट में कि कोई जॉब करने के लिए जाना है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर और क्या करना है। तो मेरे मन में तब थोड़ी सी दुविधा तो थी, और लेकिन उसमें फिर एक जो था कि जो भी करना है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही करना है अपना, क्योंकि मैंने डिग्री उसमें ली तो उतना ही वही काम करना है। और ख़ास करके मैं जिस यहाँ से आया था, जो माहौल से आया था, मैं किसान का लड़का, वो घर में तो हमारी पूरी जो भी आई थी वो सब खेती से ही, मतलब पूरे वो देख रहा था उनकी दिक्कतें, उनका संघर्ष। तो ताकि जो भी कुछ करे कि हम लोग उसमें बदलाव लाने के हिसाब से अपना काम होना चाहिए। फिर क्या करना है, तो फिर उसमें मेरा था कि मतलब कोई ये नहीं करना है, कोई नौकरी वगैरह कुछ करना नहीं है। मुझे पूरे जो भी कुछ है लाइफ है वो गाँव के विकास के हिसाब से, खेती के विकास के हिसाब से देनी है। तो तब मैं अन्ना जी के संपर्क में आया था, अन्ना हज़ारे।
और वो तब ये हमारे मतलब जो कॉलेज था वो उनके गांव से थोड़ा 30-40 किलोमीटर दूरी पे। तो मेरा कुछ जो ये था इंटर्नशिप का एक एक महीना मैंने उस उनके एक जो था एक आदर्श गांव करके कोई स्कीम थी, तो उसमें एक विलेज में मैंने एक महीना काम किया। तो वहाँ से मुझे ऐसी दिशा मिले कि हम भी ऐसे कोई आदर्श गांव के हिसाब से काम करें कि जैसे रानीगंज सिद्धि बना है वैसे एक गांव अपना भी बने और उस हिसाब से काम करें। तो उसमें जो था कि गांव में उसे जो दिक्कत है मेन तो पानी की दिक्कत है, या फिर ये ज़मीन की धूप हो रही है, अच्छी मिट्टी खराब हो रही है, तो उसमें जो काम है वो काम करें वाटर शेड मैनेजमेंट का। और वो तब हमारे तो इसमें भी था, कॉलेज में भी वो हम लोग पढ़ ही रहे थे। तो मुझे वो दिशा थी कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन ये मेन जो चीज़ है उसमें हमें अगर गांव में कुछ बदलाव लाना है तो पहले उस पर काम करना पड़ेगा, जो राणी की स्थिति में हुआ था। तो वो उसी दिशा से मैंने काम चालू किया और उसके लिए फिर एक एनजीओ बनाई। और मैं जब ग्रेजुएशन हुआ था तभी वो एनजीओ का काम चालू हुआ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो एक तरफ वो काम, दूसरी तरफ मुझे एक था कि हम लोग ये करें तो स्वयं सेवी संस्था चलाए, एनजीओ चलाए, लेकिन फिर अपना खुद का जो एक घर है, अपना खुद की जो जिम्मेदारी घर की वो अपने खुद के इनकम से चलनी चाहिए। बराबर। उसके लिए मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे करें, तो फिर अपनी खुद की खेती करें, वो अपनी खेती अपना इनकम के सोर्स से करें और बाकी का काम है वो इसमें करें गांव की विकास में एनजीओ में। तो ये सोच से करियर की शुरुआत हुई थी। और फिर मैं वैसे जो 96 में जो मेरा ये सब चालू हुआ जर्नी, तो शुरू का 8 साल का जो था वो एक बहुत सारा लर्निंग था। एक तो मतलब अच्छी सोच है, ठीक है, अच्छा कुछ आप करना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, वो ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि वो तो सिर्फ आपकी इच्छा अच्छी है, भावना अच्छी है इसलिए अच्छा होगा। आपको उस हिसाब से वो सब तो मेहनत भी कर रहे हो अच्छी, फिर भी बहुत सारे बार फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है। वो अनुभव मुझे वो 8 साल में आया। तो 8 साल में मैंने खेती तो एकदम अच्छी सोच से चालू की थी, गांव के पूरे विकास की बात भी अच्छी सोच रख के की थी। लेकिन 8 साल देखा कि कुछ नहीं हुआ, उल्टा हुआ कि मैं फंस गया। 8 साल में तो मेरे से तो कोई अच्छा काम हुआ नहीं, गाँव तो दूर रहा, मेरी खुद की खेती मुझसे निट नहीं हुई। वो 8 साल मैंने सिर्फ खेती में लॉस ही लॉस देखा। और उसके कारण अलग अलग हुए 8 साल में, मतलब कोई एक चीज़ नहीं की मैंने 8 साल में, बहुत सारे मैंने प्रयोग किए, अलग अलग तरीके से क्रॉप बनाने की कोशिश की। एक क्रॉप फेल हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, फिर उसके साथ उसको छोड़ के अलग अलग चीज़ें भी हॉर्टिकल्चर के अलग अलग क्रॉप, उसके साथ डेयरी, मशरूम, ऐसे अलग अलग चीज़ें करके देखी। सब में बहुत फेलियर होते गया। और वो फेलियर के कारण अलग थे, कभी मार्केट में एकदम मतलब मार्केट क्रैश होने की वजह से, कभी पानी की दिक्कत, कभी एकदम ये कोई सीढ़ी खराब निकला, ऐसे। बाकी का उसमें ये सब में फंसते फंसते रहा, क्योंकि उसमें फिर एक जी कि अरे मैं खुद अकेला अगर ऐसे फंस रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ गाँव बदलने की करने की, तो मतलब ये दोगलापन है। और वो ऐसे सिर्फ मतलब कोई आदर्श कल्पना रख के नहीं होने वाला है। तो क्या हो रहा है फिर, मतलब गलत हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तब ये समझ आने लगी कि मैं तो एज अ इंडिविजुअल अकेला तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच अच्छी है, मेहनत भी कर रहा हूँ। खेती में तो जितना हो सके उतना मैं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। पूरा एग्रीकल्चर की डिग्री लेके आया तो पूरा वो अंडरस्टैंडिंग थी। फिर भी मैं मतलब टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैशनेटली काम कर रहा हूँ। कोई खेती छोड़ के दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई टाइम पास नहीं है, सब कर रहा हूँ, फिर भी फँस रहा हूँ। और वो भी इतना एजुकेशन लेने के बाद। तो अगर मेरी ऐसी हालत तो बाकी किसानों की है, और बाकी है तो फिर मैं बड़ी बात कर रहा हूँ गाँव बदलने की, तो होने वाली नहीं है। तो क्या हो रहा है? तो पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी खेती पहले तो फ़ायदेशीर होनी चाहिए। अगर अकेले खेती के लेवल पे मैं अगर ये करूँ, अच्छा कुछ बदलाव लाऊँ, तो मैं बाकी लोगों को बोल सकता हूँ ना। बराबर। जैसे पानी में लोग डूब रहे थे, डूबते रहते थे, सबको लगता है कि बचने चाहिए। लेकिन वो डूबने से बचना है तो पहले तो तैरना आना चाहिए ना। मुझे तैरना नहीं आ रहा है, तो मैं पहले बचूँगा, नहीं तो मैं बाकी लोगों को क्या बचाऊँगा? बराबर। मुझे पहले तैरना आना चाहिए, हुँ। तो मैं बाकी लोगों को बाहर निकालूँगा। तो ये सोच बनती गई और फिर उसमें ये समझते गए कि जो कारण है खेती में मुझे नुकसान के, वो सिर्फ़ मेरे इसकी वजह से नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। उसको वो छोड़ के भी बहुत कारण है। जैसे मार्केट में अगर कोई बाज़ार में रेट नहीं मिल रहा है मुझे, तो वो चीज़ है कि वो मैं अकेले नहीं कंट्रोल कर सकता। या फिर कोई अभी पानी की दिक्कत हो रही है, अकाल हो गया। अभी वो तो कोई मेरे अकेले का काम नहीं है ना कि मैं अकेले उसको सुलझाऊँ। हुँ। बराबर।
अकेले आदमी से हो भी नहीं तो पाएगा। ये या फिर मेरा अभी मुझे मालूम है हमारा ये था कैबेज का फील्ड था, रेडी हो गया, पूरा बन गया, अच्छी एकदम अच्छी फसल आई। लेकिन बाज़ार में रेट इतने गिर चुके थे कि मुझे वो हमारा खेत मार्केट से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन वहाँ लेके जाके वहाँ का जो खर्चा है ट्रांसपोर्ट का वो भी नहीं निकल रहा था। तो लेके जाके क्या करूँगा? तैयार जो था वो पूरा कैबेज हमने उसको ट्रैक्टर से रोटेट करके उसका ये बना दिया, मैन्यूर बना दिया। अभी ऐसी चीज़ें कि जो मतलब ये जो है कि मार्केट से लेके नेचर से लेके या फिर बाकी अलग तरीके के कोई R&D की चीज़ें वो मेरे लेवल पे नहीं हो रही है और मैं फंस रहा हूँ। अभी ये चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले समझा रहा था कि हमें ये सब का हल चाहिए। खेती का ऐसा है कि मतलब अगर सक्सेस होना है तो आपको सब समस्या का सॉल्यूशन चाहिए। बरा क्रिकेट के मैच में आप हम देखते हैं ना कि कोई अच्छा बैटिंग करने वाला बैट्समैन है आपकी टीम में, सचिन तेंदुलकर है, बराबर है ना? उसने सेंचुरी भी बनाई। मतलब अच्छी बैटिंग है, बैटिंग अच्छी भी हुई, बैट्समैन अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी हुई। लेकिन इसका मतलब है आप मैच जीत गए क्या? नहीं, पूरे टीम ने काम करना चाहिए। आपको बैट्समैन जैसे अच्छा है वैसे बॉलर भी अच्छा होना चाहिए। तो बैट्समैन ने तो मैच को तो आपकी तरफ कर दिया, लेकिन बॉलिंग भी की, उसकी वजह से आप फँस गए। दोनों भी अच्छे, बैट्समैन भी अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है, दोनों अच्छा काम किया। लेकिन किसी ने कैच छोड़ दिया, एक कैच से मैच हार गए, ऐसे भी देखा है ना? देखा ही। तो मतलब क्या है कि आपको मैच जीतना है, बराबर है ना? मैच जीतना है तो आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब अच्छा चाहिए। तो खेती में वैसी है। अगर आपको खेती में सक्सेसफुल होना है तो आप प्रोडक्शन में भी मास्टर होने चाहिए, आप बेचने में भी मास्टर होने चाहिए, बराबर है ना? और आप वो उत्पादन पश्चात कुछ दिक्कत है तो उसमें भी मास्टर होने चाहिए। तीनों में तो आपका ये चलेगा, खेती का धन बिजनेस अच्छा चलेगा। तो मैं वो समझ रहा था कि मैं अकेला नहीं कर सकता ये चीज़ें, तो ये काम है कि टीम का काम है। ये उसमें पूरी सिस्टम चाहिए, सिस्टम के बगैर नहीं होगा। तब भी फिर सही तरीके से देख रही थी ऐसे मॉडल को क्या-क्या है, तो मॉडल में दिख रहा था सीधा कि मिल्क का मॉडल दिख रहा था, अमूल का एग्ज़ाम्पल दिख रहा था। हमारे यहाँ कुछ कोऑपरेटिव अच्छे काम कर रहे थे, वो दिख रहे थे। अगर शुगर में, गन्ने में कुछ अच्छा काम हो सकता है और या मिल्क में हो सकता है, तो फिर हमारे मेरे ये इसमें क्रॉप में क्यों नहीं हो सकता? वो क्लैरिटी आ रही थी, यार हमें वही करना पड़ेगा। और मिल्क मैंने बीच में वो मिल्क का भी करके देखा था, छोटा मिल्क का खुद का मेरा डेयरी फार्म था और डेयरी फार्म का वो मैंने देखी थी दिक्कत कि मुझे ₹16 का दूध तब बेचना चाहिए था, वो मुझे ₹5 में, ₹6 में बेचना पड़ा। और तभी कोई अमूल का किसान है, वो तब 15-16 में बेच रहा है। और वो क्यों? क्योंकि वो मतलब वो पूरी एक उसका कोऑपरेटिव का मेंबर है, इकोसिस्टम मेंबर है और मैं अकेला कर रहा हूँ, तो मैं मर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे भी इकोसिस्टम का मेंबर होना चाहिए, मुझे भी वो कोऑपरेटिव का पार्ट होना चाहिए और कोऑपरेटिव भी सक्सेसफुल तरीके से चलना चाहिए। तब मैं अकेला किसान है ना, वो भी फ़ायदेशीर खेती करूँगा, मैं भी सक्सेसफुल होऊँगा। तो ये 2 चीज़ें कि मतलब हमें ये इकोसिस्टम चाहिए और हमें ये करना पड़ेगा कि पूरी वैसे कलेक्टिव, कोऑपरेटिव उसके लिए बनना पड़ेगा, क्योंकि वो इकोसिस्टम मैं अकेला नहीं बना सकता, बराबर। तो कलेक्टिव तरीके से बनाना पड़ेगा, तो एक साथ तो आना पड़ेगा और ताकत बनानी पड़ेगी। इतना तो समझो पहले 7-8 साल में बन चुके थे। उसमें फिर दूसरा जो हुआ कि मुझे वो सब वो उसमें से वो चक्कर में से बाहर निकलने के लिए वो जो लॉसेस हुए थे, मतलब मैंने कॉलेज में जब से ये सोच रख के खेती करना चालू किया था, तब वैसे 50-1 हज़ार का मैंने लोन लिया था और वो ये नहीं था, बैंक ने वगैरह तो तब देने का तो कोई कारण नहीं था, खड़ा भी नहीं कर रहे थे बैंक। तो मैंने ये प्राइवेट यहाँ से साहूकार से लोन लिया था 50,000 का, और वो लिया था 4% पर मंथ के हिसाब से। तो 4% देना है मंथली, तो उस हिसाब से लिया था, मतलब एकदम ये महंगा वाला। तो वैसे वो सोचते कि 2-3 महीने तो हम देख वापस कर देंगे कि मुझे भी मुनाफा डबल हो जाएगा। हुआ तो नहीं, लॉस हुए और लॉस के साथ लॉस होते रहे। तो 50,000 का कर्जा मेरा हुआ 75 लाख का, बाप रे! 2008 तक। तो वो पूरा मैं 8 साल में वैसे पूरा फंस चुका था, ट्रैप हो गया पूरा। ट्रैप हो चुका था। तो अभी वो चक्कर में ये था कि एक तरफ ये भी था कि सोच के समझ रहा था कि इसमें मेरी गलती नहीं है और मुझे मेहनत के साथ बाकी भी समझ रखनी पड़ेगी, सही तरीके से कोई इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। अभी वो से एक तरफ बन रहा था और दूसरी तरफ ये था कि मुझे पहले निकालना पड़ेगा ये सब वो जो है लॉसेस उसमें से, तभी मैं बाकी लोगों को भी ये करूँगा ना, कुछ हाथ दूंगा या फिर कुछ आगे का इकोसिस्टम का काम करूँगा। तो ये कैसे करना है वो चक्कर में मैंने तब ये था कि मुझे कोई कैसी बड़ी कोई तो छलांग लगानी पड़ेगी। तो मतलब मुझे थोड़ा सा 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे तभी मैं करूँगा, बाहर निकलूँगा। तो ऐसे क्रॉप को देखना पड़ेगा
या फिर ऐसे मार्केट को देखना पड़ेगा कि जहाँ मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिले। तब मैं अंगूर तो हमारे नासिक एरिया में था ही, तो मुझे ये था कि जितना पिछले 50 साल में अंगूर में काम हुआ है उसी को आगे लेके जाके करेंगे तो बेटर रहेगा। तो घर में हमारे अंगूर की खेती थी, तब तो उसको मैं कि उसी को थोड़ा ज़्यादा और ध्यान दे। और उसके साथ ये था कि फिर वो अंगूर हम लोग यहाँ बेचने के अगर बाहर के देश में बेचें, कि जहाँ 20 रुपये मिल रहे उसको अगर 50 रुपये मिलेंगे, तभी मेरे को ज़्यादा मुनाफा होगा, और मुनाफे से मेरा वो कर्जा मैं ये करूँगा, मतलब भर पाऊँगा। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, ऐसे तो अपने आप होने वाला नहीं, कोई कर्जा तो माफ़ करने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने वो छलांग लगाने की कोशिश की 2004 में, कि हम लोग खुद का अंगूर है ना, खुद वो ये करें, एक्सपोर्ट करें। और वो वैसे तो मतलब सोच थी, लेकिन मेरे पास अंगूर तो 2 एकड़ था, और 2 एकड़ के अंगूर पे तो कोई इतनी बड़ी बात करना वो ये नहीं था, थोड़ा सा सही नहीं था। तो फिर ग्रुप बनाने का मैंने वो अब एक निर्णय लिया, और फिर 10 किसानों का ग्रुप 2004 में ये अंगूर इस एक्सपोर्ट करने के हिसाब से मैंने बनाया। और वो 10 किसान मतलब वो एक तो फैमिली मेम्बर में से थे, क्योंकि हमारी वैसे ही पिताजी 5 ये अंकल फैमिली, और बाकी एक्सटेंडेड ऐसे दोस्त में से वो मैंने कोशिश की, और लेकिन वो भी फंस गई। 2004 में हमने जब ये करने की कोशिश की एक्सपोर्ट, तो जब पैकिंग हो रहा था तब ठीक था मार्केट, लेकिन जब वो माल 1 महीने के बाद वहाँ पहुँचा तो तब तक वहाँ का मार्केट क्रैश हो चुका था। और फिर उसकी वजह से वो पहले साल में ही हम लोग फंस गए, नुकसान में गए। लेकिन क्या हुआ है, उसका कारण क्या है नुकसान का, वो समझने के लिए मैं यूरोप गया 2004 में। यूरोप मतलब नीदरलैंड में गया, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा एक है कि नुकसान तो कुछ उसमें बदलाव नहीं आया, लेकिन मैं एक नई सोच लेके आया। एक तो यहाँ हमारी मैंने 8 साल खेती में जो भी नुकसान देखे थे, हालत देखी थी, बुरी हालत में अगर किसान, वो एक तरफ ये था अनुभव था, लेकिन दूसरा अनुभव एक नया आया कि दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना हमारे लिए, मतलब अगर मैं एक इंडियन फार्मर और उसमें भी एज अ ग्रेप फार्मर और मैं देखूं, और उसमें खास करके मैं अगर मेरे नासिक का ये देखूं, जो फार्मिंग है, तो उस हिसाब से मुझे अपॉर्चुनिटी है या यूरोप के मार्केट में मैं कुछ बदलाव लाऊं, और मैं कुछ थोड़ी सोच बदलूं, थोड़ी सी सिस्टम बदलूं, और उसको अगर सही तरीके से ये करूँ, थोड़ा ऑनेस्टली काम करूँ, तो मैं यहाँ सक्सेस हो सकता हूँ। और मेरे सब जो भी प्रश्न है वो सब मिट सकते हैं, जो सब उसके सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लेके आया मैं 2004 में। और फिर उसके बाद जो है 2004 से लेके 2006 तक हमने पूरा जी जान लगा के कोशिश की कि एक तो थोड़ी ताकत बढ़ाई, 10 से लेके फिर वो 25, फिर बढ़ते बढ़ते 100 किसानों तक का ग्रुप बनते गया। एक पूरा कोशिश किया कि हम लोग पूरी वो यूरोपियन मार्केट का, वहाँ के जो ग्राहक है उसकी नज़र से हम लोग हमारा रोज़ का काम कैसे करें, मुझे उसको जो चाहिए वो, उसको रेसिड्यू फ्री ग्रेप चाहिए तो उसे वैसे बने, वो सब खेतों में बने, सबके सबके, ऐसे नहीं कि एक खेत में बन गए, जितने मेंबर सबके खेत में बने। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बनाई कि खेती में रोज़ का काम कैसे करना है, आपको प्रूनिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का डे वाइज के शेड्यूल बने। उस फिर सबको सिखाने का काम हुआ, जितने मेंबर थे सबको, सबने मिल के फिर वो सब इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हर एक वो उसी खेती में काम कर रहा है, लेकिन सब एक ही प्रैक्टिस से, एक ही स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, वो सब काम हुआ। उसके साथ फिर ये सोच रखी कि अगर 12 टन पूरा उत्पादन हो रहा है, 12 में से 12 के 12 हम लोग कैसे एक्सपोर्ट को करें, बराबर, प्रति एकड़। पर ही एक पूरा 100% एक्सपोर्ट के लिए कैसे जाए, मतलब जो भी करे वो परफेक्शन का, एक्सलेंस के साथ काम करे, उस पर कोशिश हुई। फिर उसके साथ जो है मतलब जैसे हुआ खेत में काम हुआ, वैसे फिर खेत के बाद का जो है पैकिंग का, पैक हाउस में, तो पैक हाउस में भी वो सही तरीके से पैकिंग हो, सही तरीके से उसका जो कंज्यूमर के हिसाब से क्वालिटी चाहिए वही जाए, एक स्टैंडर्ड के साथ जाए, वो सब पूरी सिस्टम, इकोसिस्टम प्रोडक्शन का, उसके साथ पोस्ट सर्विस, उत्पादन पश्चात, और उसके बाद मार्केटिंग का ग्राहक की नज़र से, ऐसे तीनों चीज़ें, तीनों चीज़ों पे हमने 6 साल लगातार काम करते गए। और उसमें फिर हम लोग सही तरीके से फिर सक्सेस भी होते गए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे गए। और एक तरीके से मतलब एक पूरा कि हम लोग का छोटी किसानी फिर भी अगर एक बने, ग्रुप बने, ताकत बने, इकोसिस्टम बने, तो फिर हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, इसका अनुभव हुआ। तो ये दूसरा एक फेज़ था 95 से लेके 2004 का। पहले तो सब ये फंसने वाला ही फेज़ अनुभव, सब लॉसेस के। उसके बाद 2004 से 2010 का उसमें से बाहर निकलने का अनुभव,
और उसके लिए क्या करना चाहिए उसका भी अनुभव कि इकोसिस्टम चाहिए, सही तरीके से ग्रुप चाहिए, ताकत चाहिए कि एक साथ आना चाहिए, वही सब अनुभव बनते गए। तो 2010 में फिर मेरा जो था कि मतलब जो था सपना था कि हम लोग एक ऐसे आदर्श गांव के हिसाब से पूरे एक अपना जो पूरा परिसर है उसका डेवलपमेंट करने के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव बननी चाहिए, एक तरह की ऐसी सोच थी। और वो तब मैं सोच ही रहा था, तो उसी पीरियड में एक बड़ा हमें एक एक्सीडेंट पूरे ग्रेप इंडस्ट्री ने देखा। हम लोग पूरी 2010 में सब जितना बड़ा अंगूर किसान थे वो सब यूरोप के मार्केट में फंस गए। वहाँ कुछ एक केमिकल का रेसिड्यू ये हमारे एल के अबव निकला और वो वहाँ के पूरे यूरोपीय मार्केट में वो अंगूर का उसमें एक बड़ा बवाल मच गया और उसकी वजह से सब अंगूर के किसान फंस गए। फंसने का कारण था कि वो जो था जो पर्टिकुलर केमिकल था उसका टेस्टिंग यहाँ हुआ नहीं था इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, और उसकी वजह से फंस गए। तो नुकसान का कारण तो गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी थी वो थी, लेकिन हम लोग फंस गए, तो हम लोग किसान फंस गए। फिर मैं तब एक्सपोर्ट मेरे नाम से हुआ था तो मैं भी फंस गया पर्सनली। तो ये अनुभव में हमने जो एक एक बड़ा देख लिया, एक सीख ली, एक थोड़ा सा जो हमने लेसन लिया कि हमें आगे कुछ भी दुनिया में आगे कुछ खेती में क्षेत्र में करना है तो हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड रह के नहीं चलेगा, खुद का ही मजबूत सिस्टम बनना चाहिए। बराबर। नुकसान तो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर वो नुकसान से हम लोग बाहर निकले और थोड़ा सा जो सोच थी कि किसी भी हालत में हम लोग हमारे किसान को, मेरे साथ जितने थे मेंबर उनको ये नहीं होना चाहिए, उसका ये ऐसे बड़े जो शौक है उसका ये नुकसान नहीं होना चाहिए। बराबर। तो वो एब्जॉर्व तो करना पड़ेगा किसी को, तो मैंने वो एब्जॉर्व करने की कोशिश की। उसके लिए ज़मीन बेची थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे, तब वो ये था मतलब दिक्कत वाला काम था, लेकिन मैंने वो सब किया। लेकिन फिर उसमें एक तो सोच बनती गई हमारी, तो सोच ऐसे क्लीन होती गई कि एग्जैक्टली क्या करना है। ट्रांसपेरेंसी है। पूरा मतलब जो 15 साल का अनुभव बन चुका था उसमें एक बड़ा हमने एक ऐसा एक इंसिडेंस देखा था, अनुभव ऐसे देखा कि जहाँ मतलब अभी गवर्नमेंट भी फेल होती है तो हमें तो वहाँ से आगे जाना है। तो वहाँ सह्याद्री का जन्म हुआ। सह्याद्री फार्म्स का जब शुरुआत हुई 2011 में, तो ये सब पूरा उसका बैकग्राउंड था 15 साल का। हो। और फिर इससे 2011 में सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसमें अमूल का मॉडल हम लोग कैसे हमारे फल में अंगूर के और फिर बाकी फल में हम लोग कैसे उसको लेके आए, ये सोच थी। ये था कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है, जो भी करना है वो खुद की पूरी मेहनत से ताकत से करना है। तो वैसे उसी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है। दूसरा है कि दुनिया के बाज़ार में ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर होनी चाहिए और सब कंपटीशन में ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर एज अ फार्मर हमें क्या करना है, वो सोच से फिर 2011 से सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के सब मेंबर का काम चालू हुआ। 2011 से लेके 2015-16 तक हमने एक कोशिश की कि हम लोग पूरे दुनिया में अंगूर के क्षेत्र में हम लोग हमारी पहचान बनाएं। और उसमें पहला था कि भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात करना, ये हमारा ये होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ओके। जो सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी रखा उसके लिए जो करना था वो सब किया। पूरी सब हमारा मेंबर बेस 110 से लेके फिर वो 600 प्लस 726 तक हमारे किसान मेंबर सब बने, शेयर होल्डर बने। सबका कोशिश रहा कि एक स्टैंडर्ड से उत्पादन करें और फिर वो यूरोप के हर एक सुपरमार्केट में वो अंगूर जाए। 2015 में हमने 5 साल में ही हमने वो मुकाम हासिल किया। सह्याद्री पूरे देश में से सबसे ज़्यादा अंगूर निर्यात करने वाली कंपनी बनी। किसानों की कंपनी जो किसानों ने बनाई, कोई ये नहीं, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी वो ताकत से वो वहाँ तक पहुँचे। तब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये जो था शब्द था, तो लोग तब सुनते थे सिर्फ, मतलब या वो बातें होती थी लेकिन किसी ने इस तरीके से कोशिश नहीं की थी। सह्याद्री का जो हुआ ये पूरा सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का ये पूरा जो पूरा उसका जो जर्नी रहा वो ये हमारे पीछे की 15 साल के जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस बराबर। एज अ फिर हमारे ग्रुप का एक्सपीरियंस, उससे अलग अलग जो अनुभव रहे उसमें से फिर ये पूरा दिशा बन चुकी थी क्या करना है। तो अपने आप वो चलता गया, वो मुकाम हम लोग हासिल करते गए और वो मुकाम एक बार
वो मुकाम हासिल करने के बाद तो पीछे देखने का तो मुड़ने का कोई कारण नहीं था। फिर वहाँ से आगे फिर सह्याद्री 2016 से लेके आज तक 2024 तक हम लोग कंटिन्यूसली एक एक मुकाम हासिल करते करते जा रहे हैं। कि उसके साथ जो हुआ 2015-16 के बाद सह्याद्री ने अंगूर के साथ फिर बाकी भी फल उसमें भी फल और सब्जी में उसमें भी उसी तरह की इकोसिस्टम बनाने का काम चालू किया। हमारे जो मेंबर है सिर्फ अंगूर ना उत्पादन करे, वो बाकी भी चीज़ें करे अच्छा। और दूसरे फल सब्जी भी, जिससे हमारी जो है एक ही क्रॉप के साथ जो रिस्क है वो कम हो। तो उसके लिए बाकी भी क्रॉप की इकोसिस्टम बनाने का काम पैरल चालू हुआ। तो ऐसे करते करते आज 8 ये फल और सब्जी का 8 ये क्रॉप का इकोसिस्टम बन चुका है। बढ़िया। तो ये जो कुछ हुआ है 94 से लेके 2024 तक, तो ये ऐसे प्रोसेस हुआ है स्टेप बाय स्टेप। बराबर। एक अकेला किसान, वो उस अकेले उसकी जो दिक्कत है वो दिक्कत से बाहर निकलने का, उसमें से फिर छोटा ग्रुप, वो ग्रुप की भी दिक्कत है, वो उसमें से निकल के फिर बड़ा ग्रुप और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करते करते वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए ऊपर आया। बाप रे। तो ये नेचुरल वे से आया है, मतलब ये कोई ऐसे नहीं कि फिर बाहर से कुछ पैसा आया, गवर्नमेंट का पैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो नेचुरल वे से हम लोग खुद को उस तरीके से ऊपर लेके आए। सिर्फ हमने एक पूरे 30 साल में जो एक सोच रखी है, कहीं भी हारना नहीं है, कितनी भी समस्या हो, कितनी भी दिक्कतें हो, रोना भी नहीं है, उल्टा वो ये करना है, ये समस्या क्यों है उसको सोचना है साइंटिफिकली और प्रोफेशनली। बराबर। कितनी भी समस्या हो, उसको आदमी अगर सोचे, उसका अगर सोच सही है और वो अगर लॉजिकली देख रहा है, साइंटिफिकली देख रहा है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। तो ये अनुभव हम लोग अभी 30 साल में खुद करते करते आए यार। और ये अभी तो जो है कि सह्याद्री का जो आज ताकत बन चुकी है, तो अभी तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हम लोग उस लाइन पे हम लोग बदलाव ला सकते हैं, और पूरा बदलाव हमारे इसमें ज़िंदगी में हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भाई दुनिया बदल सकती है, हमारा खेती बदल सकती है, हमारे गांव बदल सकते हैं। ये आज एक कॉन्फिडेंस बढ़िया। पिछले 15 साल का जो भी कुछ हुआ है सह्याद्री में, जिस तरीके से अनुभव रहे, सिर्फ एक मेरे नहीं अकेले, पूरे टीम के, सह्याद्री के जितने अभी मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, जितने किसान हैं, या फिर जितने अभी यहाँ काम करने वाले सब एम्प्लॉयज़ है, तो सब में वो कॉन्फिडेंस बनते बनते गया है। तो मैंने देखा है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारी एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। तो फेल होने के कारण क्या होते हैं? बहुत रजिस्टर होती है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बनने के लिए बन गया, लेकिन उसका अगर उद्देश्य ही थोड़ा सा सही नहीं है। अभी जैसे मैंने तो मेरी जर्नी बताई कैसे बनी है, सह्याद्री कैसे बनी है, लेकिन आप उसको कंपेयर के बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज 2010 में जब सह्याद्री बन रही थी, तब पूरे देश में अ, मेरे नॉलेज के हिसाब से जब 200 के ऊपर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर नहीं थी हाँ। 2010-11 के बाद। 2024 में आज 42,000 एपीसी रजिस्टर है। बाप रे। तो ये कहाँ से बनी? तो ये बहुत सारी जो बनी ना, ये तो गवर्नमेंट के जो अलग अलग प्रोग्राम है, स्कीम आई अलग अलग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई या फिर स्टेट गवर्नमेंट की आई, तो उसके बाद बने। अभी अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं कि जो सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए बने, तो उनकी सोच उतनी रहेगी ना। हाँ, लिमिटेशन। उन्होंने ये समझा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्यों बना ये ऑर्गेनाइजेशन। विजन मिशन नहीं है। क्लियर ये नहीं है, दिशा नहीं है, दिशा नहीं। तो फिर वो चलेगी नहीं ना, वो ऐसे खड़ी रहेगी। वो सब्सिडी मिल गई, वो या फिर उसके पीछे घूमते रही और वहीं पे फंस गई। कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोई बने, एपीसी जो बनाने वाले हैं, उनका उद्देश्य वो है क्या, क्लियर है क्या, उनकी दिशा सही है क्या, सोच सही है क्या, और उनके साथ फिर वैसे वो सोच को वो इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी भी है क्या। नहीं है तो फिर तो वैसे खड़ी रहेगी। ऐसे तो कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बने, वो तो कागज़ पे ही रहेगी। इंडिया में फार्मिंग पे ऊपर बजट अच्छा रखा भी जाता है, और सरकार का बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब इंटरफेयर बहुत सारी चीज़ों में होता है, और उससे कई दफ़ा किसानों का नुकसान हो जाता है। तो इस इंटरफेयर के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अरे एक तो पहली बात है कि अभी वो तो एक खेती हमारे देश में थोड़ा सा पॉलिटिक्स की उसकी एक है ना, एक
उसका एक कारण बन जाती है बहुत बार कि वो किसान के हित की जगह कंज्यूमर का हित देखना। खाने वाले ज़्यादा है, पैदाश करने वाले कम है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो जो भी चीज़ होती है, कोई भी डिसीजन होता है, वो तो वोट के हिसाब से होता है। किस तरफ कितने वोट हैं उस हिसाब से होता है। खाने वालों की वोट ज़्यादा है और पैदाश करने वाले के कम है। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि 50% किसान है, लेकिन किसान मतलब कोई एक ही चीज़ के किसान नहीं है ना, अलग अलग है। अभी जब प्याज वाला किसान है वो पस रहा है, तो उसकी वजह से फिर कोई उधर गेहूँ वाला किसान है, वो तो कोई उसका ये नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ जो है ना, अलग अलग मतलब अगर पैदाश उत्पादन के किसान की सब देखे तो नंबर कम है। प्याज उत्पादन करने वाले 10 लाख लोग हैं, बराबर, खाने वाले तो 120 करोड़ है। बहुत है। 120-130 करोड़ जैन कम्युनिटी छोड़ा तो हर एक जन प्याज खाता है। तो 130 करोड़ ग्राहक है ओनियन खाने वाले, और 10 लाख उत्पादन करने वाले किसान है। फिर भी नहीं मिल पाता। तो फिर किसकी नज़र से कोई डिसीजन होगा? कोई भी डिसीजन होता है ना, तो वो वोट बैंक के हिसाब से होता है। ये हमारे देश की हालत है। तो अभी इस चीज़ में हम लोग एज अ फार्मर क्या करें? हम लोग तो अभी इसमें एक मेरा सैलरी में तो हमने सिंपल सोच रहा कि गवर्नमेंट जो जो चीज़ में इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है ना इन्वॉल्व होता है, कौन सी भी कम्युनिटी में, वो कम्युनिटी से दूर ही रहो। खेती में करने के लिए आपको 100 चीज़ें, 100 क्या 1000 चीज़ें, आप वो वैसे देखो, उस तरीके से देखो। जो रास्ते पे एक आपको ऐसे हर्डल है, वो रास्ते पे चलो ही मत। सेम चीज़ इससे रिलेटेड आती है कि एमएसपी, इसका भी बता सकते हैं कि आप बहुत सा बार होता है कि इसको भी एमएसपी में ले लो, उसमें उसको भी ले लो, या जगह जगह बोलने के लिए ये एमएसपी ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे सकता, ये भी हमें समझना पड़ेगा। बोलने के लिए ठीक है, कोई भी बोलेगा कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कर रहे हैं क्या, ये तो पहले बात है। आज सिर्फ अगर देखा जाए एमएसपी कितने क्रॉप को, 23 क्रॉप को है। वैसे देखा जाए तो खेती में हम लोग कम से कम 100 के ऊपर क्रॉप है ना, कमर्शियल क्रॉप करते हैं। बराबर। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 100 के ऊपर 106 क्रॉप, उसमें से 23 ही क्रॉप को एमएसपी है। अभी जो 23 क्रॉप है, जिसमें गेहूँ चावल से लेके बाकी अनाज या फिर कुछ दलहन और फिर कपास और ये अपना क्या गन्ने वगैरह जैसी चीज़ें है। अभी ये 23 क्रॉप में भी जितना उत्पादन होता है, उसमें से गवर्नमेंट कितना क्रॉप परचेस करता है? मुश्किल। टोटल जितना उत्पादन होता है ना, उसमें 6% भी नहीं करता। अरे बाप रे! तो और वैसे 94% उसको तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। कहने के लिए फिर बस कहने के लिए एमएसपी है, कहने के लिए बात है। तो ये क्या है कि हम लोग ऐसे ना कि मतलब अभी बोलने के लिए कि एमएसपी करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है गवर्नमेंट, या मतलब उतना गवर्नमेंट की ताकत ही नहीं है। खरीदी करना गवर्नमेंट ने बात ठीक है, लेकिन खरीदी करके उसको बेचना भी है, गवर्नमेंट के पास है क्या ताकत? उल्टा है कि आज बहुत सारा अभी कल ही हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि कितना चावल आज गवर्नमेंट के इसमें गोडाउन में पड़ा के सड़ रहा है। बहुत सही कहा आपने। और वो सड़ क्यों रहा है कि एक तो पर्याप्त उसके स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, या फिर उसका आगे क्या करे उसका कोई प्लान नहीं। तो वो जो चावल है, अभी उसको इथेनॉल बनाने के लिए गवर्नमेंट सस्ते में देने की बात कर रहा है। पैदा किया किसान ने अच्छी कीमत से, उसको चाहिए उस हिसाब से, और गवर्नमेंट एमएसपी देने की जगह मतलब उसको देने के लिए बोल रही है, लेकिन देगी कब? मार्केट में देना चाहिए ना। आपको चावल को 25 रुपये कीमत चाहिए, बराबर। तो वो उसको ऊपर कोई तो 1-2 रुपये 3 रुपये पैकिंग विकिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड करके कोई मुनाफा नहीं कमाया, फिर भी 30 रुपये 35 रुपये में ग्राहक ने लेना चाहिए, बराबर है ना? बराबर। तब उसको कीमत आपको मिल गई। अभी इस बीच में गवर्नमेंट ने आया आपसे 25 रुपये में लिया या 20 रुपये में लिया चावल, और उसको फिर उधर जाके 2 रुपये में वो सड़ा के किसी को बेच दिया। नुकसान तो हुआ ना। नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान, मतलब किसका नुकसान? हमारा नुकसान। और क्या, गवर्नमेंट कौन है इंडिया में? गवर्नमेंट होता क्या है? हम ही है ना। हम ही है। तो नुकसान तो हुआ। तो इस तरीके का क्या चलेगा? इस तरीके सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं जाके तो फंसने वाला है। सेम इससे रिलेटेड क्या होता है, कई दफ़ा एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा देना या कई सारे मैटर हो जाते मेरा सिंपल है, हमारा इसमें सोच है कि क्या है, एक तो गवर्नमेंट ने खेती में से इस तरीके से कोई हस्तक्षेप करना, इससे दूर रहना चाहिए। किसान को सही दाम उसको मिलना है,
तो उसको उस तरीके की कुछ सिस्टम बनाने के लिए जो सपोर्ट है वो देने चाहिए, और वो बाज़ार से कीमत मिलनी चाहिए ना। मेरी जो कीमत है, मेरा जो खर्चा है, उसके ऊपर मुझे जो चाहिए उसको दुगना कीमत चाहिए, वो मैं बाज़ार से लूँगा, और उसके लिए मुझे सशक्त बनाने का वो काम गवर्नमेंट का है। आज जो है कि हालत ऐसी है कि अकेला किसान नहीं कर सकता, बराबर है, इसके लिए वो अपेक्षा करता है कि गवर्नमेंट करे। लेकिन गवर्नमेंट जो कर रहा है ना, तो खेल का वो मतलब कोई उसमें से बाहर निकालने की जगह उसको दिक्कत से बाहर निकलेगा और दिक्कतें बढ़ा रहा है। सही कह रहे हो। तो हमें ऐसे सिस्टम से तो कोई खेती में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा कि गवर्नमेंट खेती से ये पॉलिटिक्स ना करे, उसमें से दूर रहे, कंज्यूमर के हिसाब से अगर सोचना है तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को क्या करना है वो बेनिफिट दे, लेकिन किसान की ये दाम कम हो ऐसे हालत ना करे, ऐसे डिसीजंस ना ले। ऐसे डिसीजन ना ले। वो एक्सपोर्ट बैन करने की बात है या फिर ऐसे स्टोरेज करके वो सस्ते में बेचने की बात है। अगर चावल 2 रुपये में 3 रुपये में सस्ता मिल रहा है, तो मैं बाजार में जाके अभी कोई बोलूँगा कि मुझे प्रीमियम चाहिए, करेगा, खुद देगा। तो ऐसे बहुत सारे जो चैलेंजेस है, हमें अगर उसमें सही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए, तो इसमें से गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए खेती में। जो मिल्क में बना ना, मिल्क में हम लोग देख रहे हैं ना, मिल्क में बाजार में गवर्नमेंट कहाँ है, रोज़ खरीदी बिक्री में नहीं है ना। लेकिन मिल्क में स्टेबिलिटी आई है, या फिर मिल्क में कुछ चीज़ें और आगे आगे जा रही है, क्योंकि किसानों का ही वो वैसे सिस्टम बन गया, ताकतवान वैसे कोऑपरेटिव बन गए, सिस्टम बन गए। तो वही चीज़ हमें हर एक कम्युनिटी में, हर एक खेती के हर एक उत्पादन में करनी पड़ेगी। क्या होता है कि किसानों की बहुत सारी, मैंने देखा है कि बहुत जगह पे आत्महत्या होती है, ऐसे सुनने मिलता है, बहुत कर्जा बढ़ता है। तो ये चित्र जो है, ये पिक्चर बदलने में आपको क्या लगता है कितने साल लग सकते हैं, अगर किसानों ने सोचा कि कम्युनिटी के साथ काम करते तो? जो हमारे सयाजी का अनुभव है, हम लोग यहाँ 12 साल से ये सब बदलाव देख रहे हैं। 12 साल में 2011 से अभी 2023-24 की ये बदलाव गया। कोई भी आप कोई भी क्षेत्र में जाओ, सिर्फ खेती के क्षेत्र नहीं, कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी करियर, कोई भी बिजनेस आप देखोगे, करोगे, तो उसमें आप भी देखोगे ना कि वो उतना जो है एक पीरियड होता है। हमारी संस्कृति में हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं, तप। तप। बराबर है ना। बराबर। ये पुराने ज़माने में कि साधु ने तप किया, फिर वो तपश्चर्या करने के बाद उनको ये मिला क्या, कोई वरदान वरदान मिला, मिला, हाँ। बराबर है ना। और वो तब भी किसका, एक ही किसी का भगवान का, वो शंकर का भगवान का तब किया या दूसरा किसी का किया, ऐसे होता है, बराबर है ना। बराबर। एक ही चीज़ क्या, तब। और तब की क्या व्याख्या है, तब मतलब क्या, एक तब मतलब कितना, सालों साल, 10 साल, 12 साल। 12 साल। 12 साल का है ना, उसको बोलते हैं एक तब। ओह। आप वैसी नज़र से देखोगे ना, तो कोई भी है ना बदलाव होगा ना, तो एक 12 साल का है ना, आप जब है ना कंसिस्टेंटली एक चीज़ के पीछे रहोगे, पूरी जान लगा के, पूरी वही से डिवोशन से, तो आपको बदलाव दिखेगा हर एक क्षेत्र में। मैं सिर्फ खेत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात बताई आज। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि खेती में हो रहा है क्या वैसे नहीं। कोई भी आता है तो आता है, कोई ये करेगा, छोटा मोटा कोई प्रयोग करेगा, टेम्पररी छोड़ देगा, हाँ, ये थोड़ा सा नुकसान होगा, छोड़ दिया। कोई भी गवर्नमेंट का भी प्रयास क्या होता है, ये स्कीम लाई, वो स्कीम आधी चली, छोड़ दी, बीच में ये हुआ, ऐसे होता है ना। बराबर। हम लोग ऐसे जो है ना, एक जो सोच है ना कि एक पूरी एक ही, अभी खेती में तो 100 चीज़ें, 100 क्रॉप है, 100 क्रॉप मतलब अलग 100 इंडस्ट्री है। हाँ। आप बिजनेस की सब देखोगे ना, एग्रीकल्चर इज नॉट अ वन इंडस्ट्री, एवरी क्रॉप इज ए इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, बराबर है ना। गन्ना इंडस्ट्री जैसे बोलते हैं हम लोग, शुगर केन इंडस्ट्री बोलते हैं ना, इंडस्ट्री बोलते हैं, मिल्क इंडस्ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। वैसे ही है इधर राइस इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, वैसे ही कॉटन इंडस्ट्री, वैसे ही फिर ग्रेप इंडस्ट्री, मैंगो इंडस्ट्री, ऐसे अलग अलग क्रॉप है, बराबर है। बराबर। तो अलग अलग क्रॉप है, अलग इसमें 100 चीज़ें, 100 अलग ये बिजनेस इंडस्ट्री है। है। तो हर एक में आपको अलग है ना, ऐसे ना लोग खड़े आपको दिखनी चाहिए 12-12 साल राइट। एक ही कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, पैशनेटली कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। कल आपकी मैंने फिल्म देखी थी, उसमें एक लाइन थी, एक फार्मर ने बोला था, माय फार्म माय इंडस्ट्री। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि और वैसे ना आप देखोगे तो जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर क्या है, तो ये सब बिजनेस, प्योरली बिजनेस है। आप उसी नज़र से आपको देखना पड़ेगा। 2 एकड़ खेती है आपकी, लेकिन वो 2 एकड़ मतलब आपकी फैक्ट्री है। अभी वो फैक्ट्री में क्या उत्पादन करना है, वो भी आपका ही डिसीजन है।
बराबर। और उसको उत्पादन को कैसे बेचना है, किसके उसका क्या मुनाफा चाहिए, वो भी आपका डिसीजन है। बराबर। और एक देखो किसी को गाली देके आज कोई बदलाव होगा नहीं, नहीं, होगा क्या? कभी नहीं। मेरा नुकसान हुआ उसके लिए मैंने गाली दी किसी को, क्या फ़र्क पड़ने वाला किसी को? मुझे मेरा नुकसान तो हो गया। मैंने सिर्फ उम्मीद की बैठे बैठे कि मुझे बदलाव होना चाहिए और किसी ने अभी मेरे लिए कुछ काम करना चाहिए। वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए या फिर कोई गांव के दूसरे व्यक्ति ने करना चाहिए, तीसरे ने करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है तो क्या होगा? मेरा तो वही हो रहा है नुकसान। तो किसी को गाली दे के, किसी को उम्मीद रख के कुछ होने वाला नहीं है। बराबर। बदलाव होगा ना तो खुद को बदलने से होगा। अपनी सोच बदलो, बराबर। अपने जितनी भी समस्या है वो समस्या का हल आपने को निकालना है। अभी अपने को मतलब मुझे अकेले को तो नहीं निकल सकता, तो हम सब मिल के निकालेंगे। मेरी जैसी समस्या वैसी अगर आपकी समस्या है तो दोनों साथ में साथ आ सकते हैं ना। आप अंगूर उत्पादन कर रहे हो, मैं भी अंगूर कर रहा हूँ, आ सकते हैं सर। तो दोनों की समस्या है कॉमन, तो साथ में आ सकते हैं। अभी मैं अंगूर कर रहा हूँ उत्पादन और आप कपास कर रहे हो, तो हमारी समस्या एक से जैसी नहीं है। अलग अलग। कपास की समस्या अलग है, अंगूर की अलग है, तो एक साथ आके कोई मतलब नहीं। सिर्फ किसान है इसलिए एक साथ आके मतलब नहीं। सेम क्रॉप के किसान है हम लोग, अच्छा। तो साथ में आने का फिर लॉजिक है, बराबर है ना? ये जो है ना, ये ऐसी स्पष्टता जैसे आती जाएगी ना, क्लैरिटी एकदम। क्लैरिटी, तो अब फिर अपने आप बदलाव आएगा। एक और चीज़ ये है कि स्टीरियोटिपिकल इमेज, मतलब हमेशा जो है किसान को एक पगड़ी बांध के फावड़ा लेके ऐसे ही दिखाया जाता है, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे नॉर्मल हो, और उसके तरफ एक देखने का नज़रिया भी अलग होता है। ये मैंने हमेशा हर जगह पे देखा है। मैं भी कहीं पे शहरों में बैठा होता हूँ या कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ, मैं बस ऐसे बोल दूँ कि मैं फार्मर हूँ, थोड़ा उसका नज़रिया कहीं ना कहीं बदल ही जाता है। ये कब बदलेगा ये सब? वो तो किसान के उसकी सोच पे डिपेंड है ना। मैं जब तक ऐसे ही सोचूंगा कि मुझे कोई तो मुझे ये करेगा, कोई चैरिटी से कोई मुझे ये करेगा, हेल्प करेगा, सिंपैथी से करेगा, तब तक यही रहेगा। मैं जब ये सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे तो प्राउड फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, मुझे नुकसान हो रहा है, सब मेरा जो भी कुछ दर्द है वो सब है, लेकिन मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मेहनत से कर रहा हूँ। अभी मेरी समस्या का हल नहीं है तो वो निकालूंगा, और उसके लिए मैं करके दिखाऊंगा कि मेरे में उतनी ताकत है। हम्म। जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चाहिए, वो हम लोग अगर खुद में लेके आए तो बदलाव अलग होने वाला है ना। आज मतलब खेती किसानों को जिस जिस तरह का वो दिखाते हैं, आप इमेज कोई मीडिया में दिखाते हैं, वो एक सिंपत्ति के हिसाब से दिखाते हैं लोग। हाँ। कि किसान अरे बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, उसको कुछ ये देना चाहिए, सिंपत्ति करना चाहिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए हमें कोई सिंपत्ति, हमें चाहिए तो हमें दाम चाहिए। एग्जैक्ट। मुझे जो चाहिए ना, मुझे मेरी खेती फायदेशीर होनी चाहिए, फायदे वाली हो, उसके लिए जो ज़रूरत है वो सब चाहिए। और वो भी मैं मांगूंगा नहीं, मैं लूँगा, मैं बनाऊंगा। वो रहना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में एक जब शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की 1980 में, तब ये थे स्लोगन बनता था एक, भीक नको हवे घामाचे दाम। वाह। मतलब हमें भीख नहीं चाहिए, हमारे जो श्रम है उसके सही दाम हमें चाहिए। ये तब की स्लोगन थे कि 1980s की बात है। बाप रे। तब उसके बाद जो 15-20 साल का ये गया पीरियड, ग्लोबलाइजेशन हुआ पूरा, हमने ये जो भी है ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हम लोग बने। जब 92-95 का टाइम था, हमारी लिबरलाइजेशन का, हमारी गवर्नमेंट ने सब पॉलिसी आरंभ की। उसके बाद जो एक यहाँ के किसानों को, खासकर नासिक के किसानों को, जो किसान आंदोलन के हिस्सा थे, उनको जो समझ में आया, वहाँ का हमारे जब लीडर थे शरद जोशी, उन्होंने वो स्लोगन बदली। वो पहले भी उन्होंने दी थी, भीख नको हवे घामाचे दाम, बाद में उन्होंने बदली, भीख नको घेऊ घामाचे दाम। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें जो हमारा जो है श्रम है उसके दाम है वो भी हम लोग लेंगे। अभी मांगेंगे भी नहीं, हम लोग लेंगे, और उसके लिए फिर हमारी वैसे हम लोग ये बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। हम लोग अभी सिर्फ आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग संगठन बनाएंगे, हम लोग हमारी कंपनी बनाएंगे, हमारी ताकत ऐसे बनाएंगे कि हमें जो चाहिए बाज़ार में वो हम लोग कर लेंगे। तो ये जो सोच है, वही सोच अगर आती है तो फिर नज़रिया बदलेगा ना। फिर शहर के लोगों को भी क्या है, किसको है क्या, हम लोग उल्टा सबसे प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग किसान हैं, और वो भी हम लोग समृद्ध किसान हैं। हम लोग रोने वाले किसान नहीं है। रोने वाला जो भी आदमी है ना, तो उसको वैसे फिर लोग देखते हैं। हम लोग रोने वाले नहीं, हम लोग समृद्ध है। हम लोग उतना अभी इस जैसी जगह पे आप बैठे हो, बहुत आप मुझे बताओ ना, कोई भी सिटी में कोई भी बड़े आप
मेट्रोपॉलिटन में जाओ, बहुत वहाँ से जो स्टैंडर्ड होगा, या फिर यूएस में जाओ, यूरोप में जाओ, वो स्टैंडर्ड यहाँ है। 100% हम लोग या तो हर एक को आना है। 10 साल में मैंने देखा यहाँ 2015 में हम लोग 5 लोग थे यहाँ, अभी यहाँ 6,000 लोग काम करते हैं इस जगह में। 6,000 लोग। और यहाँ उल्टा है, सिटी से लोग गांव में यहाँ काम करने के लिए आते हैं। 25 किलोमीटर है हम लोग सिटी से, तो उल्टा लोग आते हैं, सिटी से लोग काम करने के लिए गांव में आते हैं। बहुत बढ़िया। उल्टा हुआ सर। और आज यहाँ ऐसे कि पूरे दुनिया के कौन से देश से लोग आदमी नहीं आते, सब आते। तो उल्टा है। सही कहा। तो ये जर्नी ये करना इस तरीके से वो हम ही करना पड़ेगा। बराबर। तो ये फार्मर कम्युनिटी से अभी लोग वैसे सोचते हैं क्या, खास करके यूथ, फार्मर यूथ, वो सोचते हैं क्या इस पे ये सब निर्भर है बदलाव। एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। मैं मेरे फार्म पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, फिर वो स्प्रे के लिए हो या आईओटी सेंसर हो, या फसलों पे कुछ हो जाता है तो मैं प्लांटिक्स ऐप पे फ़ोटो खींच के डिसीज़ को पहचानता हूँ। तो आपको क्या लगता है किसानों को कितना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए, वो वायबल है कि नहीं, या नॉर्मल ट्रेडिशनल करना चाहिए? ये देखो, पूरे दुनिया में जो भी कुछ बदलाव हुए हैं हर एक क्षेत्र में, वो क्यों हुए? साइंस की वजह से हुए। जैसे साइंस बेसिकली क्या है, क्या सिखाता है हमें? हर एक चीज़ जो भी कुछ है ना, जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारे ये पूरा जो भी दुनिया है, इसमें जो कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ साइंस है, मैथ्स है, या फिर उसके पीछे कोई फिजिक्स है, या फिर उसके पीछे बायोलॉजी है। बराबर है। वो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मुझे समझता हूँ कि अरे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लॉजिक है, नेचर ने सब बनाया है। अभी साइंटिफिकली जब आप सोचने लगोगे तो अपने आप है ना, उसको आपको हर एक चीज़ में ना क्लैरिटी आती जाएगी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बराबर। तो साइंस इवॉल्व होते होते टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं आज, हर एक चीज़ को आपको उससे उस तरीके से कि मेरी समस्या हल करने के हिसाब से मुझे साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा, टेक्निकली उसके बारे में सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। कोई भी छोटी छोटी चीज़ है, आप मतलब आज अभी बोलते हैं कि लोग अरे लेबर ही नहीं है आज को खेती में काम करेंगे, लेकिन उसको काम तो करना है। अभी जो काम आपको लगता है कि वो समस्या है, वो समस्या का सॉल्यूशन आप साइंटिफिकली सोचोगे तो आएगा। बराबर है। बराबर। या कोई अभी पेस्ट आते ही, पेस्ट तो आने वाली, कोई तो रोग आने वाला है, कोई तो कीड़ा आने वाली है, आपको उसको तो कुछ तो उसके ऊपर सॉल्यूशन अगर सोचोगे तो ला आएंगे। वैरायटी की बात कर रहे थे हम लोग सुबह, कि वैसे साइंटिफिकली सोचोगे ऐसी वैरायटी बनाओ कि जो कुछ रेन रेजिस्टेंट है। अभी बारिश आना, अनसीजनल रेन आना एकदम कॉमन है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ मेजर इशू। अभी मैं अगर उसको रोते रहूँगा तो होने वाला नहीं कुछ, या फिर भगवान को कुछ बोलूँगा कि रोज़ प्रार्थना करूँगा अरे ऐसे मत होने दो, ऐसे मत होने वाला नहीं। हो तो रहा है, उस पर सोल्यूशन लाना पड़ेगा। टेक्निकली उसका सोल्यूशन वैसे मिल सकता है, अगर हमें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले, राइट टाइम पे मिले, उसको सही तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करें, तो उसका हर एक समस्या का सोल्यूशन है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेरा काम आसान करे, पर जो मेरे काम में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करे, वो सब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, ये तो कोई भी बेसिक एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा काम ही है। तभी हमारी प्रगति है, नहीं तो हम तो रोते रहेंगे, बैठ जाएंगे। अभी कोई भी चीज़ है, लेकिन बाज़ार में इतने अलग अलग कोई आते हैं, टेक्नोलॉजी से लेके अलग अलग साइंटिफिक कोई सोल्यूशन लेके लोग आते हैं, और वो आपको एज अ ये देखते हैं क्या, कस्टमर देखते हैं कि इसको कुछ चीज़ तो चिपकाना है। बराबर ना? एज अ मैं फार्मर, मेरी समस्या है, अभी उस समस्या के लिए कोई सोल्यूशन लेके आता है कि आप ये दवाई यूज़ करो तो इसका ऐसे सोल्यूशन है, आप ये कोई हमारा सेंसर यूज़ करोगे तो उसका ऐसा फ़ायदा है, उसका ये वो है। हर एक वो उसका उत्पादन आपको सेल करने की कोशिश करना। बराबर। या अभी आपकी समझ, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कोई चीज़ को अडॉप्ट करना है, तो लॉजिकली कैसे करें। मुझे 4 चीज़ें ना, खेती में कोई भी निर्णय हम लोग लेते हैं तो चारों का बैलेंस सोच होनी चाहिए, जो सुबह भी हमने बात की। एक तो मेरी उत्पादकता ऊपर जानी चाहिए, मेरी गुणवत्ता ऊपर जानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऊपर जानी चाहिए। बराबर है? और मेरी सेल प्राइस भी ऊपर जानी चाहिए, मैं तो ग्राहक के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। 3 चीज़ें ऊपर जानी चाहिए, और चौथा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे जानी चाहिए। बराबर है ना? बराबर। कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे गई और ये 3 चीज़ें ऊपर गई तो मेरा मुनाफा बढ़ गया। बराबर। अभी कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉल्यूशन मैं उस ये चारों की नज़र से उसको फिट करके देखूँ तो लॉजिकल है। अभी समझो मेरा किसी ने आके कोई टेक्नोलॉजी मुझे बताई है कि यार ये टेक्नोलॉजी से आपका उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो क्या मतलब है? फायदा नहीं है वहाँ पे। फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को उससे नज़र देखना पड़ेगा।
लेकिन एक है इसमें, अगर ये पूरे इसमें एक जो चीज़ है कि दुनिया में कुछ भी बदलाव हुआ है वो ये साइंटिफिक अप्रोच से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। कोई भी क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र, आप वो अभी हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, फार्मा सेक्टर की बात करें, या फिर और कोई अभी मोबाइल है टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, ये सब में आप बदलाव देखोगे, उसमें गवर्नमेंट का रोल, ये बदलाव में गवर्नमेंट का रोल है ना, होगा तो 5% होगा। 95% रोल किसका है? तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का, उसमें जो लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले उनका रोल है, बराबर। इनोवेशन का रोल है, साइंटिफिक अप्रोच का रोल है। और एग्रीकल्चर में वही पे मिसिंग है हम लोग। एग्रीकल्चर में हमको क्या लगता है गवर्नमेंट ने सब करना है। तो एग्रीकल्चर में अगर ये सोच आती है कि जो भी बदलाव लाना है वो टेक्नोलॉजी से हम लोग लाएंगे, गवर्नमेंट का रोल 5% से ऊपर ना हो, 95% सब साइंटिफिक अप्रोच से टेक्नोलॉजी से हम लोग अभी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो वो सही दिशा है। एक सवाल कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत दिन से ये चल रहा है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में खेती स्टार्ट की थी और जब मैंने पहली बार शिमला मिर्च उगाया था 2015 में, जब मैं एज अ खेती को मैंने सोचा था कि इसमें हमें कुछ करना है, तो जब मैंने वो शिमला मिर्च उगाया, वो मार्केट में लेके गया, वहाँ पे इतना कम रेट था कि मैं अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा था। तो हमेशा कोई भी किसान होता है तो एक व्यवस्था के ऊपर टारगेट करता है और उस व्यवस्था का नाम है मार्केट। और इस मार्केट व्यवस्था को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं जहाँ पे हमें अच्छा पैसा मिल सकता है? मैंने जैसे बोला कि हमें तो पहले तो ग्राहक की नज़र से देखना ही पड़ेगा। हाँ। मार्केट मतलब क्या है? पहले ग्राहक है, बराबर है। ग्राहक, बराबर। अभी जो खाने वाला है उसको आप क्या बेटर वैल्यू दे रहे हो, बराबर है, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि मतलब वो आप रेसिड्यू फ्री कर रहे हो, आप वो हेल्दी प्रोडक्ट है, और उसके साथ अफोर्डेबल भी है। ये तीनों चीज़ें आ गई। वो तो आ गए आपका ये टेक्निकल काम। लेकिन ये जो आप कर रहे हो वो ग्राहक को सही तरीके से कम्युनिकेशन करना, वो भी आपका ही काम है, बराबर है ना। बराबर। वो कैसे समझेगा कि आपने वो रेसिड्यू फ्री बनाया है या फिर आपने हेल्दी प्रोडक्ट किया है, उसकी नज़र से सोचा है। ग्राहक का आज कोई भी है ना खाने वाला है ना, तो उसके मन में ये हमेशा एक होता है कि बाजार में कुछ है ना, तो वो मतलब कोई तो मुझे कोई हार्मफुल है, फंसने वाली बात है, मन में सौ प्रश्न होते हैं। आप उसकी नज़र से अगर जब सोचने लगोगे ना, तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आएगी। एक तो वो चीज़ें अच्छी भी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, और वो उसके मन में सही तरीके से जानी चाहिए, बराबर है। वो ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं आप जो बोल रहे हो वही सही है। आजकल बहुत से ना, आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं मेरा उत्पादन तो सेंद्रीय है, ऑर्गेनिक है, बराबर। लेकिन आज आप किसी ग्राहक को जाके बोलो अरे वो तो सलिसिट है, फसत है, बोलने के लिए ऑर्गेनिक है, एक्चुअल में तो कुछ ऐसे है कुछ नहीं। नहीं है। तो ये दोगलापन जो है ना, वो ग्राहक के भी मन में ना वैसे ना वो ये करता है, थोड़ा शंका पैदा करता है। तो इसमें सही सोच जो है ना कि आपको एक तो करना पड़ेगा ये सब रेसिड्यू फ्री, ऑर्गेनिक और हेल्दी, अफोर्डेबल, लेकिन उसके साथ आपको ये कैसे ग्राहक को विश्वास दिलाना है, तो उसको वो प्रोडक्ट का पूरी जर्नी भी समझनी पड़ेगी। आज आप अभी हम लोग डिजिटल दुनिया में है, बराबर है ना। बराबर। हर एक को 2 मिनट में कोई भी ये करना पड़ता है ना, स्पेस करते लोग। अभी आजकल मतलब आपको सोशल मीडिया में तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करने कोई न्यूज़ को, लोग एकदम गूगल पे जाएंगे, देखेंगे इधर क्या हो रहा है, उधर क्या रहा है, क्या न्यूज़ है, सही है क्या, ये बराबर है ना। वो ट्रैक करते लोग, चेक करते, करने के लिए सो चीज़ें। तो हमारे यहाँ खेती में भी वैसी चीज़ है। मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ उसको अगर हम लोग ये करें, उसका ये भी करें, एक तो क्वालिटी बनाए और क्वालिटी के साथ वो ट्रस्ट भी ग्राहक के मन में डालने के लिए वो ट्रेसेबल बनाए प्रोडक्ट को, ओके। क्या हो रहा है। अभी हमारे अंगूर में हम लोग देखते हैं कि जहाँ अभी जर्मनी में कोई आदमी अंगूर खा रहा है सहेजरे का, वो छोटे खेत से आया, लेकिन वो जो ग्राहक है जर्मनी है जो अंगूर ले रहा है, उसको एक क्लिक में वो उसने क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसको पूरा है ना वो अंगूर की जर्नी देखने को मिलती है। वो कौन से कंपनी का है, सह्याद्री का है, सह्याद्री कोऑपरेटिव का है, अभी सह्याद्री के कौन से किसान का है, वो किसान का गांव कौन सा है, गांव का लोकेशन कौन सा है, उसने अंगूर पूरे 4 महीने में कैसे पैदा किया है, उसका पूरा ये डेटा, उसका टेस्टिंग का रिपोर्ट, वो सब एक क्लिक में आ जाता है। बाप रे। तो उसको जो है ना कि एक तो प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है कि अच्छा है, लेकिन उसका पूरा जर्नी भी उसको दिखता है, तो ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बन गया, इसके लिए उसने कीमत जो है, जो अपना 20 रुपये का अंगूर है उसका 100 रुपये की कीमत दी, बराबर है ना, ऐसे कोई कीमत देगा नहीं। बराबर। तो ये जो मार्केट में आज जो ग्राहक है उसको हमें विश्वास लाना है, तो हमें उस तरीके से अभी ये तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
और उससे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जो टेक्नोलॉजी से ट्रस्ट भी बनेगा। तो ट्रेसेबिलिटी मतलब फूड सेफ्टी विदाउट ट्रेसेबिलिटी वो मुश्किल है। आपको फूड सेफ्टी विद ट्रेसेबिलिटी वैसे लाना पड़ेगा, और वो भी एक साथ मतलब आपने जैसे आपका ये बनाया कैप्सिकम अकेला बना के बेचने गए तो वैसे अच्छी होगी तो भी खराब, पहले किसी ने लिया नहीं, क्योंकि आपके जैसे आज 100 लोगों ने बनाई होगी बहुत सारे। और बाजार में डिमांड है 1 किलो की, आप 10 किलो उस दिन बाजार में तो रेट गिर गए। बराबर। तो आपको ये तो देखना पड़ेगा, एक तो डिमांड ही वैसे बने, 10 किलो तो 10 किलो का 10 किलो कंज्यूम हो, उतना डिमांड, तो ग्राहक के मन में वैसे ट्रस्ट बने कि कैप्सिकम जो है बाजार में अच्छा है सब, तो लोग उसको ज़्यादा खा रहे हैं, तब डिमांड बढ़ गई तो रेट भी बढ़ गया। तो ट्रस्ट बनाना है तो कैसे बनाना है? एक तो सिर्फ बड़ी बात करके या भोंगा लगेगा तो होगा नहीं, आपको वैसे प्रूफ देना पड़ेगा। एग्जैक्ट प्रूफ होगा तो वो और और प्रूफ भरोसा क्या है कि करेगा अभी trust करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी सब आ सकती है चीज़ें, और उसके साथ फिर क्या है कि सब मिलके एक साथ बेचेंगे तो रेट को भी कंट्रोल करेंगे, तो मार्केट ऐसे कंट्रोल होगा, या मार्केट में ऐसी डिमांड बनेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर अपने आप आपका रेट बढ़ेगा। कंजम्पशन के साथ ट्रस्ट बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कलेक्टिवली टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम, हम लोग जब कोई चीज़ में खेती में सीड डालते, प्लांटिंग मटेरियल करते डालते, वहाँ से लेते खाने तक, ग्राहक के प्लेट तक जो कुछ हो रहा है ना, उसको पूरा ट्रेसेबल करना पड़ेगा, एक साथ उसको लाना पड़ेगा, स्केल के साथ लाना पड़ेगा, कलेक्टिवली लाना पड़ेगा, तो फिर आपका फ़ायदा आपको दिखेगा। और ये सारा कम्युनिटी के साथ ही हो सकता है। तभी कम्युनिटी बनेगी तभी होगा ना। अकेले से मुश्किल अकेले से हो होगा। ही नहीं सकता। मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता, मुझे तो लगता हाँ मतलब वो तो मैंने जैसे वो भी है। बोला फिर वो कि चक्कर घूमता रहेगा। आप छोड़ दो, फिर खेती करना छोड़ दो। बाकी आप कितना भी ऐसे बोलोगे, कितना भी स्टोरी बनाओगे और बोलोगे मैंने इतना मेहनत किया, उधर जाके बाजार में मुझे माल फेंकना पड़ा, मेरा ऐसे नुकसान हुआ वैसे हुआ, और मुझे कोई ये नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, या मेरे लिए मुझे कोई नहीं कहा ना, गवर्नमेंट मेरे देख पीछे रहे हैं। ना भगवान है, रोने वाला काम मैं हो जाए। तो अकेला रो रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, रोते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदलाव होगा तो आपको वैसे आपकी ताकत ही बनानी पड़ेगी, और उसके लिए कम्युनिटी चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को उस नज़र से देखना पड़ेगा। लोग बहुत उसको एकदम हल्के में ले रहे हैं, एक्चुअली उसमें वो ये सब संकल्पना जो है इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ताकत तो दिख रही है। यहाँ सही है। 500 किसान 1000 एकड़ का एक साथ एक ही उत्पादन कर रहे, एक ही स्टैंडर्ड से कर रहे, और एक ही ब्रांड से, एक ही इसमें पूरा एक ही सिस्टम से बराबर। ग्राहक को ट्रस्ट बना रहे, तो बदलाव आएगा ना। तो उस हिसाब से भी ये सब इकोसिस्टम हर एक क्रॉप में कैसे बने, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैसे बने, हर एक हमारे जितने भी क्रॉप की इकोसिस्टम है, और वो भी खुद किसान ही खुद बनाए, बाहर से आके कोई नहीं बनाने वाला। किसान को ही बनाना पड़ेगा, ये तो बात आपने सही कही। और ये सब में जो मेन रोल है वो किसान के लड़के, जो यूथ है, फार्मर यूथ है, उनका रोल है वो, क्योंकि नई जनरेशन ही बना करेगी, दूसरा कोई नहीं। तो अच्छे मतलब किसान के लड़के जो जिनके पास सोच है, टैलेंट है, अपनी कम्युनिटी को बदलने का जज्बा है, और उनके साथ फिर वो टेक्नोलॉजी वैसे सही तरीके से समझ के टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नमेंट को दूर रखे ऐसे इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो बदलाव दिखेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मेरी तो खुद बहुत सारे क्लैरिटी मुझे मिली। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्लैरिटी बहुत जगह पे मिल ही नहीं पाती है। एकदम सही जो उत्तर होते हैं, सही आंसर खेती रिलेटेड होते हैं, वो मिल नहीं पाते, बस हवाई फायर मिलते हैं, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन बहुत आंखें खोलने वाली बातें थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा ये जो शो है द इंडियन फार्मर शो, ऐसे ही हम इसको खास बनाते जा रहे हैं। खास जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मिल के जो खेती रिलेटेड या फार्मिंग इंडस्ट्री है, इसको लेके हम सारे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस एपिसोड को और इस हमारे शो को ढेर सारा शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे इंडियन फार्मर के टीम की तरफ से आपको छोटा सा धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे इस शो को आप ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।